Good evening, everyone. Could you please confirm my voice is loud and clear? Okay, thank you so much for your confirmation. I hope you all are doing good and had a great day. I am fine, Rahul. Thank you so much. I hope सबने एक बार वापस से सेक्टर एनालिसिस की रिकॉर्डिंग देखी होगी। काफी लॉन्ग रिकॉर्डिंग थी बट काफी ज्यादा हेल्पफुल भी थी। मैं चाह रहा था कि एक बार आप उसे वापस से देख ले सब लोग, फिर उसके बाद में मैं लास्ट क्लास की भी आपको शेयर कर दूं, क्योंकि अगर मैं कल ही शेयर करता तो मे बी कि आप डायरेक्टली पहले उसको देखते, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं देख पाते। तो मैं चाह रहा था कि एक बार वापस से इसको ही देखें, एक बार रिकॉर्डिंग को, और फिर उसके बाद में पुराने किसी बैच की सेक्टर एनालिसिस देखें। नो प्रॉब्लम भाविक, जब भी आपका मन करे तब आप मिलने आ सकते हैं। दैट्स ग्रेट पंकज। श्योर राहुल, जब भी मन करे तब आप आ सकते हैं। नहीं अमीश, जब भी आपका मन करे तब आप आ जाए। मेक श्योर कि हम बस अवेलेबल हों। जैसे कि कभी होता है ना कि होम टाउन चले गए, तो फिर उस केस में आप आए तो भी हम नहीं मिल पाए, तो एक बार आप पूछ लें फोन करके सपोर्ट नंबर को या फिर मेंटोर को पूछ लें। अगर हम यहाँ पे अवेलेबल हुए तो डेफिनेटली मिल लेंगे, कोई इश्यू नहीं। ऑफिस में ही मिल लेंगे दीपक। दैट्स ग्रेट राहुल, मैं आपका जो अप्रिशिएशन है वो अंशुल सर को पास कर दूंगा। यस दीपक, जयपुर इटसेल्फ। ओके, एनीवेज गाइज, ये बातें हम करते रहेंगे। आज की क्लास जो है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखिए, कल वाली जो क्लास थी सेक्टर एनालिसिस, उस पर मैं 5 मिनट और कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इंट्राडे से रिलेटेड ही है। जो कल हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे ना, वही सेम चीज है, तो एक बार इसको देखिएगा। डेफिनेटली ये और कल की लर्निंग के अंदर में कुछ ना कुछ और इंप्रूवमेंट लेके आएगा आपकी में। एचडीएफसी बैंक, हम बात कर रहे थे कि स्टॉक बुलिश लग रहा है, आज डाउन आया और देखिए ईएमए के थ्रू ही ये वापस अप चला गया। ईएमए 20 का इसे सपोर्ट मिल गया। तो जैसा कि मैंने उस दिन ईएमए वाली क्लास में आपको कहा था कि ये ईएमए अपने आप में इतना पावरफुल होता, बिना डिमांड सप्लाई के भी चला देता। डिमांड है तो भी बहुत अच्छा, अदरवाइज बिना डिमांड के भी चला देता। जो इसको अप जाने से रोक रहा था, आज वो इसको डाउन जाने से रोक रहा। 2-3 दिन पहले देखिए इसको अप जाने से रोक रहा था ये, आज इसको डाउन जाने से ईएमए ने रोका। हम जो कल बात कर रहे थे वो हम कुछ इस टाइप से बात कर रहे थे कि इसके अंदर में 125 मिनट के ऊपर में हमारे पास में कुछ ऐसा डिमांड जोन था। हमने जो मार्किंग की थी प्रॉपरली वो थी 75 मिनट पे, ये वाला। कल इसी को मार्क कर रहे थे हम। 75 मिनट के इस डिमांड जोन के अंदर में आज प्राइस आई और यहीं से अपमूव आया। अब यहां से अपमूव आने के पीछे मल्टीपल रीजन है। नंबर 1, एचडीएफसी बैंक बुलिश लग रहा था, वो एक अलग चीज है कि इसकी हमने टॉप डाउन अप्रोच कर रखी है और हमारे अकॉर्डिंगली ये सब कुछ हमें परफेक्ट लग रहा है। इसके अंदर में सारे डिमांड जोन भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और हम कल ऐसा मान रहे थे कि ये हो सकता है बैंक निफ्टी को आने वाले टाइम पे ऑल टाइम हाई की तरफ भी लेके चला जाए। इस 75 मिनट के डिमांड जोन को हमने कल मार्क किया था, आज इसके अंदर में प्राइस आई और यहीं से ग्रीन कैंडल बनी है। इस ग्रीन कैंडल बनने के पीछे मतलब यहाँ पे आने के ऊपर में हमें बाई करना है या नहीं करना है, उसका कॉन्फिडेंस। क्योंकि देखिए इस वाले की क्लोजिंग थोड़ी ना अच्छी है, इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है ना। तो मैंने बताया ना, दो टाइप से रीड करते हैं। एक तो ये कि किसी डिमांड जोन को हम जब ट्रेड कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं उसकी क्लोजिंग है या नहीं। और एक वे क्या होता है कि जब बार बार में सप्लाई जोन सारे टेस्ट हो चुके होते हैं, तो उन टेस्टेड सप्लाई जोन के ऊपर में हम क्लोजिंग से पहले ही हम एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि ये इसके ऊपर में जाएगा, एक ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि सब कुछ टेस्टेड है। देखिए दो अलग अलग डिफरेंट अप्रोच हो जाती है ना। फर्स्ट अप्रोच ये कहती है कि आप क्लोजिंग देखिए और उस क्लोजिंग वाले डिमांड जोन ने क्लोजिंग दिया, वहां पे हम ट्रेड करते हैं। एक सेकेंड अप्रोच जो एडवांस होने के बाद में हम लगाते हैं कि मल्टीपल सप्लाई जोन टेस्टेड है, जो हम ट्रेंड लाइन वगैरह कल ड्रॉ कर रहे थे कुछ एक स्टॉक्स के अंदर में, कि अब हमें पता है कि सारे सप्लाई जोन टेस्ट हो चुके हैं और प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से चल रही है, तो यहां से एक ब्रेकआउट आना चाहिए।
उस केस में हम क्लोजिंग का वेट नहीं करते हैं, क्लोजिंग से पहले ही एंट्री लेते हैं। जैसे हमें ये लग रहा है कि ये बुलिश है, बट हमें थोड़ा सा ये डाउट भी है कि जैसे इसकी क्लोजिंग नहीं है तो ये चलेगा या नहीं चलेगा। हुआ क्या, जब एचडीएफसी बैंक डिमांड जोन के अंदर में आया तो साथ के अंदर में निफ्टी बैंक भी, यहां पे आप देखेंगे निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट 75 में प्रॉपर अगर नहीं भी बोले तो 125 बोल सकते हैं। 125 मिनट के इस वाले लेवल पे जिसको हमने कल मार्क किया, यहां पे नहीं आया, मे भी थोड़ा सा ऊपर से ही चल गया। अब ऊपर से चलने के पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लाइक हो सकता है ये किसी 240 के में आ गया हो पहले से। अगर 240 भी मिस हो गया है तो हो सकता है किसी स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर में ये आया हो, 13 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे। जैसे यहाँ पे देखेंगे कुछ ना कुछ 30 मिनट के ऊपर में भी डिमांड जोन है यहाँ पे इसके अंदर में। तो ये मतलब छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। बट हाँ, अगर ये प्रॉपरली इसमें आ जाता है ना 75 मिनट के अंदर में प्रॉपरली इस वाले एरिया में जो 125 मिनट पे हम मार्क कर रहे हैं, तो फिर मैं बताऊं दोनों के अंदर में है ना और भी ज्यादा तेजी आती, जो दोनों में और भी ज्यादा तेजी आती। अगर हम ये बात करें कि चलिए एचडीएफसी बैंक को ना ट्रेड करके बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है, आज हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक ने ही इसको डिमांड जोन में नहीं आने दिया हो बैंक निफ्टी को। अभी देखिए हम बात कर रहे थे एचडीएफसी बैंक वाले लेवल की, अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर एचडीएफसी बैंक को ट्रेड ना करके अगर हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करें, तो हो सकता है कि इसी ने एचडीएफसी बैंक ने इस बैंक निफ्टी को इस डिमांड जोन में नहीं आने दिया हो और पहले ही प्राइस को अप लेके चला गया हो। टेस्टेड है सब कुछ, हम ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कि यहाँ आए तो एक अच्छी रैली आ सकती थी अगर इसको मल्टीपल चीजों का सपोर्ट मिले तो। बट हुआ क्या, एचडीएफसी बैंक डिमांड जोन के अंदर में आया, एचडीएफसी बैंक ही नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी भी 125 मिनट के बहुत अच्छे जोन में आया। तो कभी कभी देखिए एचडीएफसी बैंक जो है वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ निफ्टी निफ्टी में वेटेज, निफ्टी बैंक में वेटेज रखता। कल हमने देखा निफ्टी का भी तो सबसे हाईली वेटेज स्टॉक है। तो जब निफ्टी और एचडीएफसी बैंक दोनों ही डिमांड जोन में आ चुके 125 के अंदर में, तो एचडीएफसी बैंक को तो सपोर्ट बैंक निफ्टी क्यों, निफ्टी भी तो करेगी ना सपोर्ट, तो एचडीएफसी बैंक के भी चलने का रीजन बन रहा है। और हम ये कहेंगे बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर से क्यों चल गया, ऊपर वाले लेवल से, क्योंकि जब दो चीजें ऊपर से ही यहाँ पे डिमांड जोन के अंदर में आ गई तो वो दोनों की दोनों चीजें प्राइस को ऊपर लेके जा सकती है ना, दोनों की दोनों चीजें वहां से प्राइस को अप लेके जा सकती हैं। यस बिल्कुल हो सकता है ऐसा। और मैं आपको बताऊं अगर कि इसके अंदर में, लेट मी ओपन 75 मिनट, 75 मिनट के भी प्रॉपर जैसे कि होने को तो ये भी काइंड ऑफ एक बेस कैंडल ही है, बट यही नहीं, इस वाले एरिया के अंदर में अगर आप इसको इसको भी मार्क कर रहे हैं ना, इस वाली कैंडल को भी, तो बिल्कुल ओरिजिन पे एंट्री मिली है निफ्टी में भी। तो निफ्टी का एक अच्छा खासा ओरिजिन ओरिजिन का 75 मिनट का डिमांड जोन 75 125 दोनों पे है। निफ्टी के अंदर में 75 मिनट का डिमांड जोन, निफ्टी के साथ के अंदर में हम देख रहे हैं कि वहां पे एचडीएफसी बैंक में भी डिमांड जोन, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना वहां पे। ऐसे केसेस के अंदर में अगर आपको कोई प्रॉपर एचआईटी ट्रेड में मिलती है और मल्टीपल चीजें जब सपोर्ट करे निफ्टी निफ्टी बैंक, तो उसके चलने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे वहां पे, उतने ही ज्यादा उसके चलने के चांसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। इनफैक्ट अगर बात करूं रिलायंस की, लेट मी ओपन रिलायंस, ये देखिए यहां पे एक डिमांड जोन है इसके अंदर में, ये वाला, अगर ये और आज इसके अंदर में आ जाता ना तो ये रिकवरी और भी स्ट्रॉन्ग होती। फिर क्या होता, देखिए रिलायंस भी निफ्टी को सपोर्ट करता, निफ्टी रिलायंस को सपोर्ट करता, दोनों के दोनों डिमांड जोन में, एचडीएफसी बैंक उधर से अलग से सपोर्ट कर रहा है, मतलब सारी हाईली वेटेड चीजें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। जितनी ज्यादा चीजें एक साथ में डिमांड में आती हैं वो मार्केट की रिकवरी उतनी ही फास्ट आती है। ये भले ही मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये चाहे एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन ही क्यों ना हो, भले इसको हायर टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट ना हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो देखिए मंथली पे कुछ है थोड़ी ना, मंथली पे सब कुछ टेस्टेड है। मंथली को देखते तो ऐसा लग रहा है सब कुछ टेस्टेड है, प्राइस जब डाउन आने लगेगी तो इसे रोकने के लिए कुछ अच्छा डिमांड जोन हमें दिख ही नहीं रहा मंथली टाइम फ्रेम पे। तो अगर मैं बात करूं वीकली पे, तो वीकली पे भी देखिए सब कुछ टेस्टेड है, ऑलमोस्ट ये सारी चीजें टेस्टेड ही तो है। देखिए सप्लाई जोन काम कर रहे हैं, ये वाला भी काम कर रहा है, ये वाला भी काम कर रहा है, और ये वाला भी काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब ये पूरा गार्बेज एरिया टेस्टेड है, ये सब के सब डिमांड जोन तो है बट कोई इतने ग्रेट क्वालिटी के नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर में रिलायंस थोड़ा सा डाउन आ जाए, इसी की वजह से मे बी।
क्योंकि इसके अंदर में जो नेक्स्ट डिमांड जोन भी है ना, वो एटलीस्ट इस वाले पॉइंट तक है। बट ऐसा नहीं है कि इस पिक्चर को हम डेली वाली को अभी से इग्नोर कर दें और हम ये सोचे इस डेली वाली पे एक बहुत बड़ी लॉन्ग की ट्रेड भी ले लें। मैं तो बस इतना सा समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये इस डिमांड जोन में आ जाता ना, रिलायंस इस डिमांड जोन में आज इन सब चीजों के साथ में, तो मार्केट की रिकवरी और भी स्ट्रॉन्ग होती है और रिलायंस एक दिन के लिए तो एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई देता। बाद में देखिए हो सकता है इस ईएमए से प्राइस डाउन आती, फिर ये भी टेस्टेड ट्रेड होता और फिर और भी डाउन आ जाती। रिलायंस हो सकता है 2 दिन बाद में उस लो को भी ब्रीच करके डाउन आ जाता। बट सेम डे के लिए अच्छे खासे मार्केट को प्लस में लेके जा सकते थे, जिससे बायर को एक अच्छी एक्सपेक्टेशन ले आता कि मार्केट में कुछ भी खराब नहीं लग रहा, रिलायंस भी इतना अप है, एचडीएफसी बैंक भी इतना अप है। तो जैसे होता है ना कि अननेसेसरी की नई एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर देना बायर के अंदर में, वो ये काम कर सकते हैं। और कई कभी कभी आप देखते हैं ना कि यार ओरिजन तो ये वाला पॉइंट लग रहा है, ये नीचे वाली बेस कैंडल ओरिजन तो, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्राइस ऊपर वाली बेस कैंडल से क्यों चल गई, क्योंकि लॉजिकली है तो 2 बेस कैंडल यहाँ पे, तो ऊपर वाले एरिया से ही क्यों चल गई। मैं कह रहा हूं कि अगर आज ये रिलायंस यहाँ पे भी टच हो जाता ना, तो भी यहाँ से रिकवरी आ सकती थी। उसके पीछे रीजन क्या था, रिलायंस अकेला हिट नहीं हो रहा, रिलायंस, निफ्टी, एचडीएफसी बैंक तीनों हिट हो रहे हैं। अगर तीनों हिट हो रहे हैं तो एक दिन के अंदर में एक अच्छी रिकवरी आ सकती थी। और अगर रिलायंस सिर्फ और सिर्फ इसको हिट हो, निफ्टी हिट नहीं हो 75 मिनट के जोन को, या फिर और कोई चीज हाईली वेटेज वाली हिट नहीं हो, तो फिर हो सकता है रिलायंस यहाँ पे रुके और फिर वो रिकवरी यहाँ पे है। मतलब इन 2 कैंडल में कभी कभी हम देखते हैं ना कि सर कभी कभी तो प्राइस यहीं से चल जाती है और कभी कभी प्राइस यहाँ तक आती है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के रीजन की वजह से आती है। तो इन चीजों की ट्रैकिंग करनी है तो बस ये 2-3 चीजें जो हाईली वेटेज वाली होती है ना, इनके 75 125 मिनट डेली, इनके डिमांड जोन सप्लाई जोन की हम ट्रैकिंग रखें। इस पे मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ऐसा नहीं कि रैंडमली एंट्री और स्टॉप लॉस ले लें कि एंट्री स्टॉप लॉस लो, चलो एक दिन के लिए तो मूव आएगी, हो सकता है, लेकिन ये वाला जोन किसी दूसरी जोन को सपोर्ट कर दे। अगर इसमें यहाँ पे प्राइस आ रही है, हमारे एचडीएफसी बैंक में भी डिमांड जोन है, निफ्टी में भी डिमांड जोन है, तो वहां पे निफ्टी और रिलायंस दोनों के दोनों मार्केट को अप ले जाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट एचडीएफसी बैंक को भी मिलेगा। और फिर निफ्टी बैंक और आ जाए तो फिर उसमें उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरी आती है। और कल आपको याद हो एक चीज और हम डिस्कस कर रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक। एक बार वापस से मैं एचडीएफसी बैंक ओपन करता हूँ। ये देखिए 75 मिनट के डिमांड जोन में आज ही आया और आज के आज ही चल गया, रीजन अभी हमने देखे। लेकिन आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक जो है, आईसीआईसीआई बैंक को तो 2 दिन हो गए आए हुए और ये बिल्कुल ही मूव नहीं दे पा रहा है, 2 दिन से वहीं की वहीं आईसीआईसीआई बैंक। तो कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी ना कि आईसीआईसीआई बैंक भी मतलब इसकी वजह से डेफिनेटली अब चला ही चला जाए। मतलब हम सारी चीजों को कंसिडर क्यों करते हैं, कल मैं आपको ये कह रहा था कि टॉप डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंगली आईसीआईसीआई बैंक जो है वो थोड़ा हमें बेरिश लग रहा था। हम यही बात कर रहे थे क्योंकि मंथली का एक ऊपर वाला डिमांड जोन नहीं चला, जिसने प्राइस को काफी दिन होल्ड करने की भी कोशिश करी। तो कल मैं जो बात बता रहा था ना आपको कि एचडीएफसी बैंक में कॉन्फिडेंस है, लेकिन इसके अंदर में कॉन्फिडेंस हमें नहीं है। ये भले ही कल का डिमांड जोन में है, लेकिन आज तक भी देखिए नहीं चल पा रहा। तो इसके पीछे रीजन है इसकी टॉप डाउन अप्रोच। एचडीएफसी बैंक के अंदर में बुलिश हम सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी की वजह से नहीं हो रहे, उसके अंदर में हम बुलिश हो रहे हैं एचडीएफसी बैंक की टॉप डाउन अप्रोच की वजह से। एचडीएफसी बैंक की टॉप डाउन अप्रोच की वजह से हो रहे हैं, और इसके अंदर में इसकी टॉप डाउन अप्रोच हमें ऐसा इंडिकेट नहीं कर रही कि ये डेफिनेटली यहां से रॉकेट होगा ही होगा। मतलब डेटा को इंडिकेट नहीं कर रहा। हाँ, वो चीज अलग होती है कि एक बिल्कुल नई बाइंग इसमें ऐड हो जाए, इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे ही एक नया डिमांड जोन क्रिएट कर दे। वो चीज तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इंस्टीट्यूशन कब किस पॉइंट के ऊपर में कितना बाई करने वाले हैं। हम तो प्रीवियस डाटा के ऊपर में प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, तो मैंने सोचा ये डिस्कस कर दूं मैं आपको। और यही नहीं, आप अगर इस पूरी लिस्ट में देखेंगे ना निफ्टी के अंदर में, तो जो अभी हम एचडीएफसी बैंक वाली जैसी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, आपको ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर इन स्टॉक्स में मिलेंगी, बहुत सारी स्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है। बट मेक श्योर सिर्फ और सिर्फ उस वजह से 75 मिनट पे ट्रेड ना लें। पहले स्टॉक की टॉप डाउन अप्रोच, स्टॉक का व्यू क्लियर होना जरूरी है कि स्टॉक हमें यहां से किधर की तरफ जाता हुआ लग रहा है। और वो हमें आइडिया किससे मिलता है, जब हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, मंथली, वीकली, इन सब पूरी पिक्चर का आइडिया लगा लेते हैं। व्हेन टू बी अग्रेसिव, व्हेन टू बी कंजर्वेटिव, क्वार्टरली इनकम ट्रेड है या मंथली है या डब्ल्यूआईटी है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, ट्रेंड कहाँ है।
पहले उस चीज का आइडिया लगा कि फिर सेक्टर वाला पॉइंट उसके अंदर में हम मिक्स करते हैं। सेक्टर वाला पॉइंट उसमें हमारी क्या हेल्प करता है कि अगर हमारी पूरी टॉप डाउन अप्रोच करने के बाद में हमें व्यू तो बुलिश लगा, लेकिन जिस एरिया पे हम ट्रेड करने वाले हैं ना, वो एरिया बस 7 आउट ऑफ 7 ना हो कि कुछ ना कुछ उसमें हल्की सी प्रॉब्लम आ गई। मतलब सब चीजें क्लियर थी कि क्वार्टरली के सप्लाई से नहीं, क्वार्टरली के डिमांड से हिट होके आ रहा था, या फिर मंथली के डिमांड से हिट होके आ रहा था। मतलब जो है श्री कृष्ण का सपोर्ट है प्राइस को। हमने पूरी टॉप डाउन अप्रोच कर ली, वेन टू बी कंजर्वेटिव, वेन टू बी अग्रेसिव के अकॉर्डिंगली भी, और हमने डिसाइड किया कि इसमें लॉन्ग बनता है इस वाले एरिया पे। बस जिस एरिया पे हमें लॉन्ग करना चाहिए उस एरिया पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो गया। वो हो सकता है कि जैसे 7 आउट ऑफ 7 के अंदर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि एक ही ग्रीन कैंडल मिली और 2 ग्रीन कैंडल भी मिल रही है, तो वो 2 शायद इतनी ज्यादा एक्साइटिंग नहीं मिली हमें। जैसे कहते हैं ना कि वो बेस्ट नहीं मिला, तो उसको बेस्ट फिर क्या बना देता है, बस सेक्टर का सपोर्ट हमें मिल जाए, तब जाके हम सेक्टर का सपोर्ट लेते हैं। हम रैंडमली ऐसे नहीं कि हमें लग रहा है कि आईसीआईसी बैंक में कुछ भी अच्छा नहीं है, बस एक 75 मिनट का जोन देखा और इस 75 मिनट की जोन की भाप पे बैंक निफ्टी भी जोन में आई है तो चलो बाई कर लो, नहीं। पहले जो हमने कल वाली क्लास से पहले पढ़ा, पहले वो, और फिर उसके बाद में हम ऐड करेंगे सेक्टर। ये चीज है। चलिए ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं, कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने वाले हैं जो कन्वेंशनल पैटर्न होते हैं। बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनके नाम सुने भी होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं पैटर्न। मतलब गूगल पे आप जैसे सर्च करेंगे ना जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आपको बहुत एन नंबर ऑफ जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाएंगे। इन सबको, इतनों को तो हम डिस्कस नहीं करने वाले, बट हाँ कुछ एक को हम डिस्कस जरूर करेंगे। क्लास डिस्कस करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि हम इनको समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये डेफिनेटली हमें ढूंढना ही ढूंढना है, कि ये हमें ढूंढ के ही मानना ही मानना है। अब आप ये सोचे कि सर जब ढूंढना नहीं है, प्रायोरिटी नहीं देनी, तो क्यों डिस्कस कर रहे हैं? वो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये इस टॉपिक को, कन्वेंशनल वाले को डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आज डिस्कस नहीं किया, जैसे आज आपको ये पता होना चाहिए कि सही गलत का ज्ञान, कि ये हमें लेना है तो क्यों लेना है, और नहीं लेना तो क्यों नहीं लेना। अगर ये चीज हमें पता लग गई तो फिर उस केस में हम गलती नहीं करते हैं। लेकिन आज अगर ये चीज डिस्कस नहीं करते हैं हम, तो कल किसी न किसी ग्रुप के ऊपर में जब ये चीज आएगी कि ये देखो मॉर्निंग स्टार बन रहा है, इवनिंग स्टार बन रहा है, और कोई इन पैटर्न को जानता ही नहीं है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई यूट्यूब की वीडियो से देख के इनको सीखने की कोशिश करोगे और फिर गलती होगी। क्योंकि फिर आपको लगेगा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमने कैसे मिस कर दी, ये तो सर ने पढ़ाई भी नहीं। हमें मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर ये तो देखनी चाहिए। क्योंकि मान के चलिए जैसे आप में से बहुतों ने हो सकता है इनके नाम सुने हो, बहुतों ने हो सकता है ये अभी जो मैं नाम बोल रहा हूँ ये पहली बार सुने। अब जिन लोगों ने पहली बार सुने हैं और इस टॉपिक को छोड़ दें हम अभी के अभी, तो क्या होगा कि कल परसों कभी भी फ्यूचर के अंदर में किसी ने भी ग्रुप पे एक फोटो डाल के ये बोला कि ये देखो मॉर्निंग स्टार बन गए, इस वजह से प्राइस अप गई, तो जो लोग इनको नहीं जानते हैं ना, वो लोग इनको इमीडिएटली सीखने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पे जाके, और फिर वो लर्निंग गलत हो जाएगी। देखिए कन्वेंशनल हजारों चीजें, बट वो हजारों की हजारों चीजें तो हम डिस्कस नहीं कर सकते ना। हम उनके अंदर में कमियां निकालने थोड़ी ना बैठे कि बस हम यही काम करें कि चलो कन्वेंशनल की कमी निकाले, कन्वेंशनल की कमी निकालें। हमें तो हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक बेस्ट सेटअप निकालना है। लेकिन उन हजारों चीजों में से कुछ एक चीजें अगर हम डिस्कस करते जाते हैं जिनकी वजह से हमें ये आइडिया लग जाए कि सारे के सारे कन्वेंशनल पैटर्न कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई की वजह से ही बनते हैं, तो फिर उसके अंदर में हमें क्या है कि जो कुछ भी आगे चल के फ्यूचर में कुछ चीज आए नई कि ये देखो ये क्या बन गया, ये हेड एंड शोल्डर बन गया, ये फ्लैग पैटर्न बन गया, तो वो हम उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें ये पता रहेगा ये डिमांड सप्लाई की वजह से ही बन रहे हैं, हमें प्रायोरिटी उसी चीज को देनी। और उनमें से हम कुछ भी डिस्कस ना करें, लाइक कि अगर मैं आपको ये, आपने देखा होगा बहुत बार एड वगैरह चलते हैं, लर्न हाउ टू प्लॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर में लोग वेबिनार करते हैं, 499, 599, 999 सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर में, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखो। वो एक ऐसी फालतू की चीज है जो 5 मिनट के अंदर में हर कोई सीख सकता है, 5 मिनट के अंदर में। लेकिन वो वेबिनार बार बार में देख के, और अगर मैंने वो चीज आपको नहीं सिखाई, तो वेबिनार को बार बार में देख के आपका मन करेगा कि मैं भी सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी सीखूं, क्या पता काम की हो। तो अगर मैं उसको डिमांड सप्लाई से रिलेट करके अगर आपको बता दूं कि ये चीज देखो किस वजह से बन रही, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे कितनी काम की कितनी नहीं। तो सिमिलरली उन्हीं कैंडल स्टिक, मतलब उन्हीं कन्वेंशनल पैटर्न में से कुछ एक चीजें अगर हम साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं ना, तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि ये सब चीजें किस वजह से फॉर्म हो रही है, ताकि फ्यूचर में कोई नई भी चीज का नाम सुन लेने हम कि ये चीज भी चला करती है, इसके भी यूट्यूब पे वीडियो, तो हम उनकी वजह से ऐसा नहीं कि उसको भी सीखने बैठ जाएं।
तो उसी वजह से इस वाले दिन को भी क्लासेस के अंदर में हम इंक्लूड करते हैं। तो क्लासेस ऐसी भी नहीं है कि कल की तरह बहुत ज्यादा लॉन्ग होगी, हम कोशिश करेंगे कि बाय 9 o'clock क्लास को हम खत्म कर दें, मतलब विद इन 2 आवर। तो मैं स्टार्ट करता हूं। ऐसा ना करें कि अभी से मतलब कि ये कि इंटरेस्टिंग नहीं है तो क्लास लीव कर दें या फिर ऐसा कुछ नहीं, ये जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है, ये चीज बहुत जरूरी है जानना कि उन पैटर्न को हम काम में लें तो कब लें और काम में नहीं ले तो कब ना लें, ये चीज जानना जरूरी है। कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर इन पैटर्न की मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट नेम आता है ना, वो आता है बुलिश हरामी। सेकंड नाम आता है बेयरिश हरामी। यस, नाम इनका ऐसा ही है, कुछ नहीं कर सकते। जिन्होंने बनाया उन्होंने ऐसे ही नाम दिए हैं, हमने हमारी मर्जी से नहीं दिए हैं। तो हमें इन्हीं नाम के अकॉर्डिंगली इनको समझना पड़ेगा। दोनों काम कैसे करते हैं वो बताता हूँ, फिर कुछ एक और ड्रॉ करूंगा पैटर्न। एक रेड कैंडल है चार्ट पे, यहाँ पे। इसके बाद में है एक ग्रीन कैंडल, कुछ इस टाइप से। इन्हीं दो कैंडल से मिलके ये पैटर्न बना। मतलब यहाँ पे इसको तो मैंने कॉपी बनाया, बस आप चाहे इस पे फोकस कर लीजिए एक बार कि इन दो कैंडल से मिलके बना है बुलिश हरामी। कंडीशन ये है कि फर्स्ट कैंडल जो है वो होगी रेड, फर्स्ट कैंडल होगी रेड, और सेकंड कैंडल जो है वो होगी ग्रीन। और साथ में और कंडीशन क्या है कि जो सेकंड कैंडल का बॉडी पार्ट है, सेकंड कैंडल का बॉडी पार्ट कौन सा है, ये वाला, यहां से लेके यहां तक, ये जो है फर्स्ट कैंडल के बॉडी पार्ट के अंदर अंदर ही होना चाहिए। आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल का बॉडी पार्ट यहां है, तो ये इसी के अंदर अंदर होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। और सेकंड कैंडल का जो वीक पार्ट है ना, ये वाला, ये भी हमारे फर्स्ट कैंडल के वीक पार्ट के अंदर अंदर ही होना चाहिए, कुछ इस टाइप से। मतलब फर्स्ट कैंडल का वीक पार्ट देखिए यहां से लेके यहां तक है, सेकंड कैंडल का वीक पार्ट इसी रेंज में तो है। सिमिलरली फर्स्ट कैंडल का बॉडी पार्ट देखिए यहां से लेके यहां तक है, और सेकंड कैंडल का बॉडी पार्ट कहाँ है, यहां से लेके यहां तक का, तो ये भी इसी रेंज में हुआ। मतलब विक पार्ट जो है वो विक पार्ट की रेंज में रहे और बॉडी पार्ट जो है वो बॉडी पार्ट की रेंज के अंदर में रहे, तो उस पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड एंड सेकंड कैंडल शुड बी ग्रीन। सबकी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके आने वाले पैटर्न की डेफिनेशन नहीं, इसी डेफिनेशन से हम समझ जाएंगे। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इसका भी नोट्स बनाएं तो यहां से एक बार चेक कर लें। सेकेंड कैंडल बॉडी शुड बी विद इन द रेंज ऑफ फर्स्ट कैंडल बॉडी। एंड विक शुड बी विद इन द रेंज ऑफ विक। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। पैटर्न का नाम है बुलिश हरामी।
ये इंडिकेट करता है अप मूव पॉसिबल। मतलब कहीं पे भी अगर चार्ट पे ऐसा पैटर्न दिखे आपको, तो वहां से ऐसा मानते हैं कन्वेंशनल लोग, जो कन्वेंशनल तौर तरीकों पे काम करते हैं, कि अब प्राइस के अंदर में एक अपमूव आनी चाहिए। पूरे चार्ट में चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन कहीं पे ऐसी दो कैंडल का अगर आपको कॉम्बो दिख रहा है, तो उनके अकॉर्डिंगली प्राइस में अपमूव आनी चाहिए। कितनी बार आती है कितनी बार नहीं आती है, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है 40% आए, हो सकता है 50% केस में आए, हो सकता है 60% केस में आए, हो सकता है 80% केस में, और हो सकता है सिर्फ 20% केस में। वो अभी हम चार्ट पे डिस्कस कर लेंगे। एक पैटर्न और बना देता हूं ताकि साथ साथ में उसको भी हम देख लें। जैसे ये तो है बुलिश हरामी, एक होता बेरिश हरामी। होगा क्या, एक हल्का सा चेंजेस होंगे। मतलब जो फर्स्ट कैंडल रेड है ना, इस बार फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी। फॉर्मेशन यही रहेगा कि फर्स्ट कैंडल जो है वो लार्ज होगी और सेकंड कैंडल जो है वो स्मॉल होगी। बस फर्स्ट कैंडल जो है वो इस बार ग्रीन होगी और सेकंड कैंडल जो है वो रेड होगी। इसे बोलते हैं बेरिश हरामी। और बाकी कंडीशन एज इट इज है। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूं कि बॉडी पार्ट जो है सेकंड कैंडल का फर्स्ट कैंडल की रेंज में ही होगा, इनको भी हम ऐसे ही रीड करेंगे। जैसे ये हो गई हमारी फर्स्ट कैंडल और ये हमारी होगी सेकंड कैंडल। और सेम कंडीशन, सेकंड कैंडल बॉडी शुड बी विद इन द रेंज ऑफ फर्स्ट कैंडल बॉडी एंड विक शुड बी विद इन द रेंज ऑफ विक। मतलब ये कंडीशन एज इट इज सेम रहेगी। यहाँ पे जो लिखा है ना ऊपर, फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड एंड सेकंड कैंडल शुड बी ग्रीन, बस ये ऑपोजिट हो गया। फर्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन एंड सेकंड कैंडल शुड बी रेड। बस इतना सा चेंज होगा, मतलब ऊपर वाली लाइन में चेंज होंगे, नीचे वाली तो एज इट इज रहेगी। और इस पैटर्न का नाम हो जाएगा बेरिश हरामी। ये रिप्रेजेंट करता है डाउन मूव। अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है तो प्राइस के अंदर में डाउन मूव जो है वो पॉसिबल है। क्योंकि मैं इनको इधर ही चार्ट पे लेफ्ट हैंड साइड में कर देता हूं, ताकि आप लोगों को यहाँ पे जो रिमेनिंग पैटर्न है उनमें से भी मेजोरिटी हम एक ही जगह पे डिस्कस करने की कोशिश करें। एक बार वापस से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। जो अभी तक हम बात कर रहे हैं, दो पैटर्न को डिस्कस किया है, और उन दो पैटर्न के अंदर में जो फर्स्ट है उसको हम बोल रहे हैं बुलिश हरामी, सेकंड जो है उसको हम बोल रहे हैं बेरिश हरामी। एक जो दोनों में कॉमन चीज है ना, वो कॉमन चीज ये है कि फर्स्ट कैंडल लार्ज होगी और सेकंड कैंडल स्मॉल होगी। पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका ये दे रहा हूं कि जो सेकंड कैंडल होगी ना, वही डिसाइड करेगी बुलिश है या बेरिश है। अगर सेकंड कैंडल ग्रीन है तो देखिए नाम से समझ में आ जाएगा, ग्रीन है तो मतलब प्राइस अप ही जानी चाहिए, और रेड है तो मतलब प्राइस डाउन ही जानी चाहिए। तो अगर सेकंड कैंडल ग्रीन है तो बुलिश वर्ड ऐड कर लीजिए, और सेकंड कैंडल रेड है तो फिर बेरिश वर्ड ऐड कर लीजिए, बेरिश हरामी हो जाएगा। दोनों की दोनों कैंडल, फर्स्ट कैंडल तो ऑलवेज एक्साइटिंग होनी चाहिए। अब सेकंड कैंडल के ऊपर में कुछ लोगों ने ये कह रखा कि सेकंड कैंडल भी एक्साइटिंग होनी चाहिए, कुछ लोगों ने ये कह रखा कि सेकंड कैंडल बेस कैंडल होनी चाहिए। मतलब जो यहाँ पे रेड देख रहे हैं आप, ये रेड या फिर ये ग्रीन, मतलब जो सेकंड कैंडल है ना, वो यहाँ पे ग्रीन बेस हो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, बोलते हैं कि तभी ये पैटर्न सही होगा। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए। हम चाहे दोनों केस को कंसिडर कर लेंगे, दोनों केस को कंसिडर कर लेंगे कि दोनों केस में किस में क्या रिजल्ट आ रहे हैं। बट मेरे अकॉर्डिंगली वो चीज बिल्कुल मैटर ही नहीं करेगी कि रेड हो या ग्रीन हो, मतलब बेस कैंडल हो या फिर एक्साइटिंग कैंडल हो। क्योंकि उससे इसकी डेफिनेशन में तो चेंज नहीं हुआ ना, कि बॉडी पार्ट में हो और विक पार्ट में हो। अगर हल्की सी रेड जो है, अभी अभी हम ये मानने की, ये मान लो कि अगर बेस कैंडल भी है, सपोज करो,
और यही रेड पार्ट अगर कुछ ऐसे हो गया, यहां से लेके यहां तक, तो ये एक्साइटिंग कैंडल होगी। क्या फर्क पड़ा? मतलब इतने सेक्शन से क्या फर्क पड़ता है इसके अंदर में। और यहाँ पे जो सेकंड कैंडल की बात कर रहे हैं कि ये सेकंड कैंडल मान लो बेस कैंडल होती, इसको अगर ऐसा करना होता सेटिंग कर दीजिए, बॉडी पार्ट थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। मतलब मेरे हिसाब से इतने थोड़े से एक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला कंफ्यूजन छोड़ दो कि सेकंड कैंडल बेस हो या एक्साइटिंग हो। इतना ध्यान में रखना कि सेकंड कैंडल स्मॉल होगी तो ही ये फिर पैटर्न होगा बुलिश हरामी या फिर बेरिश हरामी। अकॉर्डिंग टू द कलर हम चेक कर लेंगे। इसके बाद में दो पैटर्न और आते हैं। पहले चार पैटर्न के नाम डिस्कस करते हैं, फिर चारों को चार्ट पे एक साथ में समझाता हूं। अगले का नाम है बुलिश एनगल्फिंग। इससे अगले का नाम है बेरिश एनगल्फिंग। अब देखिए वापस से समझाने का तरीका बताता हूं कि देखिए जहां पे भी बुलिश वर्ड दिख जाए ना, तो ये तो मान ही लीजिए कि सेकंड कैंडल तो है ना ग्रीन ही होगी, और बेरिश वर्ड है तो मतलब सेकंड कैंडल रेड ही होगी। बस हाँ, कुछ चेंज क्या हुआ, यहाँ पे हरामी वर्ड ऐड था, यहाँ पे एनगल्फिंग वर्ड ऐड हो गया। तो हो सकता है इस बार कैंडल का फॉर्मेशन चेंज हो जाए। इस बार जो कैंडल का फॉर्मेशन है वो किस टाइप से हो सकता है कि रहेगा तो ऐसा कैसा ही कॉम्बो बुलिस के अंदर में कि फर्स्ट कैंडल तो रेड ही होगी और सेकंड कैंडल जो है वो ग्रीन ही होगी। कॉम्बिनेशन तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन इस बार जो है फर्स्ट कैंडल स्मॉल होगी। ये रही फर्स्ट कैंडल रेड, यहां पे भी रेड थी। सेकंड कैंडल वहां पे भी ग्रीन थी, यहां पे भी ग्रीन होगी, बट सेकंड कैंडल इस बार लार्ज होगी। मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गई है। पहले फर्स्ट कैंडल लार्ज थी, इस बार सेकंड कैंडल लार्ज है। फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल। बाकी रूल एज इट इज रहेगा, यहाँ पे बस इसी को अपोजिट कर दीजिए। कहने का मतलब ये कि जो फर्स्ट कैंडल है वो इस बार सेकंड कैंडल की बॉडी की रेंज में रहेगी, और विक पार्ट जो है वो सेकंड कैंडल के विक पार्ट की रेंज के अंदर में रहेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेकंड कैंडल जो कंप्लीटली इनकम्पास करेगी, बॉडी पार्ट इस कैंडल की रेंज से बाहर होगा दोनों साइड से, और विक पार्ट भी दोनों से बाहर होगा दोनों साइड से। अगर मैं इसी में फोर्थ पैटर्न बात करूं जो हमने यहाँ पे लिया है बेरिश एनगल्फिंग, तो इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। बस ये वाला जो चीज थी ना वो तो एज इट इज रहेगी। बेरिश वर्ड है तो मतलब सेकंड कैंडल रेड होगी, बेरिश वर्ड है तो सेकंड कैंडल रेड होगी। बस फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा, फर्स्ट कैंडल स्मॉल होगी, ग्रीन, और सेकंड कैंडल होगी रेड। बाकी देखिए वही सेम चीज है। बॉडी पार्ट की रेंज में है फर्स्ट कैंडल का, और विक पार्ट जो है वो विक पार्ट की रेंज में है। मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। ऊपर वाले पैटर्न को नाम दिया जाता है बुलिश एनगल्फिंग। अगेन बुलिश वर्ड है तो मतलब अप मूव पॉसिबल, सिग्निफाइज अप मूव इन द प्राइस। बेरिश एनगल्फिंग signifies down move in the price।
और फॉर्मेशन कैसे है? फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड एंड सेकेंड कैंडल शुड बी ग्रीन. Second candle body should completely encompass first candle body and wick should encompass wick. यहाँ पे सेकंड है. एक बार वापस से देख लीजिए, क्विकली फोर पैटर्न को समझा रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो. फोर पैटर्न मैंने लिखे हैं, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग. ये फोर पैटर्न है. इन फोर पैटर्न के अंदर में जहां पे भी वर्ड बुलिश है तो मतलब वो अपमूव रिप्रेजेंट करेगा. पहली चीज तो ये. जहां पे भी बेरिश वर्ड है वो अपमूव रिप्रेजेंट, डाउन मूव रिप्रेजेंट करेगा. मतलब ये कि फर्स्ट और थर्ड ये दोनों के दोनों तो हो गए यहाँ पे बुलिश पैटर्न, और सेकंड और फोर्थ ये हो गए बेरिश पैटर्न. मतलब यहां से जब भी ये दोनों पैटर्न दिखेंगे तो डाउन मूव आनी चाहिए. बुलिश वर्ड को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि सेकंड कैंडल जो है ना वो ग्रीन होगी. सबसे पहले तो ये देख लीजिए सेकंड कैंडल ग्रीन होगी. अगर सेकंड कैंडल स्मॉल है तो हरामी, और सेकंड कैंडल लार्ज है तो फिर एनगल्फिंग. यह है बुलिश को रिप्रेजेंट करने का. बेरिश के अंदर में सेकंड कैंडल रेड होगी, सेकंड कैंडल स्मॉल है तो हरामी, और सेकंड कैंडल लार्ज है तो मतलब एनगल्फिंग. यह है याद करने का इनको तरीका. एक बार आप वापस से यहां पे देख लीजिए. बुलिश हरामी सेकंड कैंडल ग्रीन है लेकिन स्मॉल है. बेरिश हरामी सेकंड कैंडल रेड है और स्मॉल है. एनगल्फिंग तो सेकंड कैंडल लार्ज होगी. बुलिश वर्ड है तो ग्रीन, और बेरिश वर्ड है तो रेड. ये है इनको याद करने का तरीका. अब ये कितने चलते हैं कितने नहीं चलते हैं, चार्ट ओपन करते हैं और चार्ट के ऊपर में इसको देखते हैं, समझते हैं. कोटक बैंक. मैं कुछ एक चीजें दिखाता हूं आप लोगों को मुझे बताना कि कौन सा पैटर्न है वो. देखिए 19-20 चलेगा. 19-20 चलने का मतलब ये है कि अगर इसकी बॉडी पार्ट हल्की सी इससे कभी बाहर निकल जाए, हल्की सी, तो चलेगा. या फिर मैं ये कहूं कि वीक पार्ट जो है हल्का सा इतना बाहर निकल गया तो चलेगा. कभी कभी ये अगर ऐसा है चलेगा, हल्का सा ऐसा है तो भी चलेगा. मतलब 19-20 कंसिडर कर सकते हैं आप. बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली स्ट्रक्चर बिल्कुल ही चेंज हो गई. अभी देखिए चार्ट पे एग्जांपल आएंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसा कंसिडर कर सकते हैं. ये पैटर्न कौन सा है? यस, ये पैटर्न है बुलिश हरामी. क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंगली, मतलब अपमूव आनी चाहिए. मतलब इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली अपमूव आनी चाहिए ना यहाँ से. अब आप कल देखिएगा कि अपमूव आती है या नहीं आती है. और अगर अपमूव आए तो देख के ये खुश मत होना कि बुलिश हरामी पैटर्न था और चल गया. कल ही पढ़ा था तो ये तो बहुत अच्छी चीज मिल गई, दो कैंडल को आइडेंटिफाई करें और अपमूव आ जाए. तो ये देख के हमें खुश नहीं होना है. ये पैटर्न कौन सा है? बेरिश हरामी, मतलब डाउन मूव आनी चाहिए थी.
देखिए लेकिन डाउन मूव तो नहीं आई, प्राइस तो अप गई यहां से, मतलब फेल हो गया। और देखते हैं ये पैटर्न कौन सा है। यस, काइंड ऑफ बुलिश एनगल्फिंग बोल सकते हैं, प्रॉपर नहीं है, बस काइंड ऑफ बोल सकते हैं। अपमूव आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंगली, इस बार अपमूव आ रही है, प्राइस काम कर रही है। तो क्या ऐसा करते कि यहाँ पे ये वाली जो चीज है इसके अकॉर्डिंगली हम पोजीशन बेरिश की लेते, सेल की लेते, और फिर हम यहाँ पे जाके बाई की लेते वापस से उसको स्क्वायर ऑफ करके। क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो इससे पहले भी तो एक पैटर्न है ये वाला, देखिए अब ये जो फर्स्ट कैंडल है ना, इन दोनों को देख के बताइए ये दोनों अब कौन सा है। यस, जो 19-20 का डिफरेंशिएट कर रहे थे हम, 19-20 चलेगा उसके अकॉर्डिंगली बुलिश एनगल्फिंग है। क्यों? क्योंकि इसका बॉडी पार्ट हल्का सा ऊपर है, ये रेंज में ही होना चाहिए लॉजिकली तो, बट 19-20 है चलेगा बुलिश एनगल्फिंग, तो मतलब ये काम कर रहा। बट अगर इसको देख के ये क्लोजिंग हो गई और इसको देख के कोई कल पर्सन ये कहे कि यहाँ पे मैं बाई करूंगा, अगले दिन बेरिश हरामी बन गई, फिर ये कहे कि चलो लॉन्ग वाली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करो, इस वाली पोजीशन पे कंसिडर करते हैं, फिर यहाँ पे जाके दोबारा से लॉन्ग की पोजीशन शॉर्ट वाली को स्क्वायर ऑफ करो, मतलब 3 बार पोजीशन बनानी पड़ गई। क्योंकि देखिए प्राइस अप जा रही है ना हल्की सी, तो एक सप्लाई जोन है, उस सप्लाई जोन ने रोक लिया प्राइस को। तो हल्का सा भी सप्लाई जोन ने देखिए हो सकता है आपकी पोजीशन को चेंज करवा दिया, हल्के से भी सप्लाई जोन ने। एक्चुअल में ये पूरा जो स्ट्रक्चर हो रही है ना यहाँ पे, ये हो रही है इस वाले डिमांड जोन की वजह से, इस वाले डिमांड जोन की वजह से, और इस डिमांड जोन से प्राइस अप जा रही है। अब यहाँ पे आप ये माने कि ये बेरिश हरामी पैटर्न है ये वाला, कि प्रॉपर एक बेरिश हरामी पैटर्न है, और आपने आज ही देखा ये कैंडल सेकेंड है यहां तक बनी है, और आप सोचे शॉर्ट होना है, तो ये इस डिमांड जोन की वजह से फेल हो गया। कोई ये कहे कि यहाँ पे नहीं देखा, किसी ने 3 दिन बाद में इसके चार्ट को ओपन किया और उसने देखा कि ये चीज बनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है, वो यहाँ पे लॉन्ग हो गया, उसके फेवर में प्राइस चली गई। तो वो खुश है कि पैटर्न चल रहे हैं, लेकिन आप दुखी है कि पैटर्न नहीं चल रहे, मतलब एक्यूरेसी क्या रही 50-50%। किसी ने एक दिन पहले देख लिया होता, वो कहता बुलिश एनगल्फिंग बना है यहाँ पे, बुलिश एनगल्फिंग, वो सोचे यहाँ पे जाके लॉन्ग होता हूँ, क्योंकि ये बनेगा कब फॉर्मेशन, जब कैंडल क्लोज होगी, कैंडल यहां जाके क्लोज हुई है, नेक्स्ट से डाउन आई है, उसकी पोजीशन वापस से रिवर्स हो जाएगी। कहने का मतलब इस वाले स्ट्रक्चर से तो यही समझ में आ रहा है कि 50-50 काम कर रहे हैं ये, और वो 50-50 काम करने के पीछे रीजन है हमारा ये वाला डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन। और अभी जो करंट मार्केट प्राइस पे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे इस पैटर्न को, जब बुलिश हरामी काइंड ऑफ मान, ये कहीं ना कहीं इस वाले डिमांड जोन के रेंज से चल रहा है। अब ये डिमांड जोन है थोड़ा ओरिजिन का, इतना अच्छा नहीं लग रहा बट है थोड़ा सा ओरिजिन का, तो प्राइस अगर अप जाएगी ना तो वो इसकी वजह से जाएगी, प्राइस अप जाएगी ना तो ईएमए स्क्वीज हो रहा है, ईएमए के बिल्कुल पास में आ रखी है प्राइस, 2-3 बार उसको ऑलरेडी अप जाने की कोशिश कर चुकी है ये वाली, यहाँ पे एक बार क्लोज भी हुई, इस बार दूसरी बार क्लोज हुई है। एक डिमांड जोन का भी सपोर्ट है, थोड़ा बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट है यहाँ पे, तो अगर अप गई ना तो इन फैक्टर की वजह से अप जाएगी, इस कैंडल की वजह से अप बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और कोई ये सोचे कि मैं यहाँ पे ये पैटर्न जो है प्रॉपरली बुलिश हरामी बनता तो ही लॉन्ग हूं यहाँ पे, आप एक चीज को लॉजिकली सोचिए कि अगर ये वाली जो अपमूव है यहाँ पे, ये आज ही कंटिन्यू रह जाए, यहां से लेके यहां तक आ जाती प्राइस, तो हम ये कहते हैं कि कोई भी पैटर्न नहीं बना। ऐसा ही कहते हैं ना कि आज 1775 से ये हो जाता है 1875, आज की आज ही, तो हम कहते हैं कोई भी अपमूव नहीं आई इसके अंदर में, तो मतलब कोई भी पैटर्न नहीं बना, हम लॉन्ग नहीं होंगे। और अगर यहां तक ये अपमूव आई है तो हम लॉन्ग हो रहे हैं कि बुलिश हरामी पैटर्न बना है, तो बुलिश हरामी बनने के बाद में हो सकता है बाद में अपमूव आए, कहने का मतलब ये कि जो कल अपमूव आने वाली है इसमें, वो अगर आज ही आ जाती तो क्या प्रॉब्लम थी। बट हम हमारी तसल्ली के लिए ये देखें कि नहीं बुलिश हरामी बना है या नहीं बना, और उसके अकॉर्डिंगली लॉन्ग हुए, नहीं ऐसा नहीं करना। और एग्जांपल दिखाता हूं, बीओबी, ये कौन सा पैटर्न है, ग्रीन और रेड, बेरिश एनगल्फिंग, प्राइस तो देखिए डाउन नहीं है इससे, क्योंकि ये बना कहां पे, यहाँ पे जाके कंफर्म हुआ। अब यहाँ कोई सेल करे तो यहाँ पे तो क्या ही बेचेगा वो इतनी जल्दी तो,
क्योंकि अगर यहीं पे बाई करना है, वापस स्क्वायर ऑफ करना, तो एसएल कहाँ होगा? कोई रैंडमली यहाँ पे सेल कर रहा है तो एसएल कहाँ लेंगे? एटलीस्ट इस क्लोजिंग का तो लेंगे, इस वाली क्लोजिंग का तो उसके अकॉर्डिंगली आरआर जो है 0.5:1 ही नहीं मिला। 1:1 तो दूर की बात, 0.5:1 ही नहीं मिला। क्योंकि अगर कोई पर्सन यह एंट्री ले रहा है इसकी क्लोजिंग के ऊपर में, तो उसको पता है कि एसएल एटलीस्ट यहाँ तक का तो लूंगा ना इसकी क्लोजिंग का। तो ये देखिए फेल हो गया, प्राइस अप जा रही है। और क्यों फेल हो गया? हमारे इस डिमांड जोन की वजह से ये पैटर्न। और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर को, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। क्या ये कोई पैटर्न बना क्या यहाँ पे? रेड एंड ग्रीन कैंडल, ग्रीन एंड रेड के साथ में नहीं बना, कोई पैटर्न नहीं बना। लेकिन ये रेड कैंडल अगर यहां तक आई थी, यहां क्लोज हो जाती, तो कौन सा पैटर्न बनता? बेरिश एनगल्फिंग बनता। कि ये रेड कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज हो जाती कहीं पे भी, फॉर एन एग्जांपल ये यहाँ क्लोज हो गई इस वाले पॉइंट पे, तो ये बेरिश एनगल्फिंग बनता। और उस बेरिश एनगल्फिंग की बिहाफ पे कोई पर्सन इसे शॉर्ट करे, तो अगले दिन ही डिमांड जोन में प्राइस आई है, यहाँ से अब चली जाती। मतलब जो इस कैंडल में जो रिकवरी आई है ना, सेम डे इस पैटर्न को नहीं बनने दिया। हमें पता है कि मार्केट टाइम रहते रहते एंट्री मिल गई और मार्केट टाइम रहते रहते रिकवरी आ गई। ये प्राइस धीरे धीरे डाउन आती है और यहां जाके क्लोज होती है, और एंट्री इस कैंडल में मिलती नहीं, एंट्री हमें नेक्स्ट कैंडल में मिलती। एक बार ये मानते कि इस कैंडल में एंट्री मिली नहीं, ये यहाँ आके क्लोज हो गई, बेरिश एनगल्फिंग बन गया, और नेक्स्ट कैंडल में एंट्री मिली, तो अपमूव और भी बड़ा आता ना। क्योंकि ये तो देखिए इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था, उसके बावजूद रिकवर हो गई। लेकिन इस कैंडल का सेलिंग प्रेशर यहीं रुक जाए और सेकंड कैंडल का सेलिंग प्रेशर से हम एंट्री मिले, तो हम एटलीस्ट तो ये तो मानेंगे ना कि दो कैंडल के थ्रू एंट्री मिली है, मतलब सेलिंग प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन एक इतनी बड़ी रेड कैंडल के थ्रू एंट्री मिलना, क्योंकि जब ये लाइव प्राइस लाइव मार्केट में एंट्री मिल रही थी तो ये इतनी बड़ी रेड कैंडल थी, तो डर लगता है ना थोड़ा सा, इतनी बड़ी रेड कैंडल है कहीं इसको ब्रीच ना कर दे। लेकिन ये वाली कैंडल यहाँ कहीं के आसपास क्लोज हो जाए और फिर नेक्स्ट कैंडल में एंट्री मिल रही है, तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कितना बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं है। लेकिन कोई पर्सन ये सोचे कि बेरिश एनगल्फिंग बन गया, चलो शॉर्ट कर लेते हैं, तो उसका तो देखिए एसएल होना ही होना था, क्योंकि डिमांड जोन से प्राइस चल रही है। कहने का मतलब ये कि डिमांड जोन के साथ तो चल रही है, बट बिना डिमांड जोन के साथ में नहीं चल रही है। जहां जहां पे कहीं पे भी आप इसको देख लेंगे ना, किसी भी चार्ट के अंदर में, मतलब रैंडमली कोई भी डिमांड सप्लाई नहीं है ना, तो 50-50 ये काम करे, 50-50। ये जो भी मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं ना, आप कोई भी स्टॉक ओपन कर लीजिए, हर एक स्टॉक में आपको यही दिखेगा कि 50-50 काम कर रही है। कभी चल रही है, कभी नहीं चल रही है। तो सवाल ये है कि फिर 50-50 का हम कैसे, किस टाइप से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं उस 50-50 का। तो उसके लिए एक सिंपल सी कैलकुलेशन ये है कि ये पैटर्न अपमूव हमें बता रहा है। ध्यान से सुनिएगा कि ये पैटर्न हमें बता रहा है अपमूव, कि यहाँ पे अपमूव होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल। लेकिन अगर इस पैटर्न के जस्ट बाद में कोई सप्लाई जोन है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये पैटर्न फेल हो। अगर कोई भी सप्लाई जोन है तो क्यों? क्योंकि ये यहां से इसको हिट करेगा, हिट करने के बाद में प्राइस हो सकता है डाउन रहे। अगर ये सप्लाई जोन कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन से टाइम फ्रेम का है, वो हमें पता है कि उसकी कितनी पावर होगी। अगर ये कैंडल डेली पे है और डेली का स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, तो भी डाउन आएगी। अगर ये डेली का है और वीकली का सप्लाई है, तो और डाउन आएगी। ये है डेली का, और चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में क्यों ना होता, कितने भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, और चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर मंथली या क्वार्टरली का आ गया, जैसे जो हमने फेडरल बैंक में देखा, जो हमने बीओबी में देखा, तो आपको पता है कि यहाँ पे इसकी क्या हालत होने वाली है सप्लाई जोन को हिट करते ही। दिल्ली के सामने अगर क्वार्टरली का तो आप सोचिए कितना बड़ा डाउनफॉल आएगा, इस पैटर्न की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो इन शॉर्ट जो 50-50 की हम बात कर रहे थे, उस अगर 50-50 में अगर इस पॉइंट को ऐड कर लें, तो एटलीस्ट कुछ पैटर्न तो हम पहले से आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना, कि भले ही बुलिश हरामी हो लेकिन लॉन्ग नहीं करना, कि बुलिश हरामी हो लेकिन लॉन्ग नहीं करना, क्योंकि सप्लाई जोन को प्राइस हिट करने वाली है। अब अगर ये माने कि इस वजह से हमने कुछ एक चीजें हमारे फेवर में ले ली, कि हमने ऐसे पैटर्न को बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि सप्लाई जोन के पास में जो जा रहे थे, एक बस एक रिवर्स केस ले लीजिए कि यहां पे अगर किसी डिमांड जोन को हिट करने के बाद में ये पैटर्न बने जो डाउन मूव बता रहा है, तो ये भी फेल होने के पूरे पूरे चांसेस हो गए। डिमांड जोन को हिट होने के बाद में बन रहा था।
सेम बात होगी ना ये भी, क्योंकि ये डाउन मूव बता रहा है और डाउन मूव के जस्ट बाद में कोई डिमांड जोन हो कुछ यहाँ पे, और अगेन वही ये है डेली की एक्शन, और सोच लीजिए मंथली या क्वार्टरली या डेली वीकली कोई भी स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, तो इसको हिट करते के साथ ही प्राइस रॉकेट हो सकती है और ये पैटर्न फेल हो सकता है। लेकिन इन्हीं पैटर्न के अंदर में अगर ऐसा ना हो और इसी की जस्ट अपोजिट पिक्चर बना दे, मतलब सप्लाई को रिप्लेस कर दे डिमांड से और डिमांड को रिप्लेस कर दे सप्लाई से, कहने का मतलब ये कि जो यहाँ पे सप्लाई था ना, मैं ये कहूं कि सप्लाई नहीं है डिमांड है, तो डिमांड को हिट होने के बाद में ऐसी पिक्चर बन रही है, तो फिर चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं कि आप चाहे, बट फिर भी क्या ये बन गई बस 2 कैंडल इसके बिहाफ पे आप मान लें? क्या ये देखे नहीं कि डिमांड जोन में क्वालिटी क्या थी? यस डियर, हमें स्टिल वही देखना है जो हम बात कर रहे थे आज तक इतनी क्लासेज में जो हमने पढ़ा। हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, बट हाँ ये है कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, इनकी बिहाफ पे बाइंग करते हैं, लेकिन हमें तो हमारे डिमांड सप्लाई के बिहाफ पे ही ट्रेडिंग करनी है। फिर ये पैटर्न बने या ना बने हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ अगर बन गया है ना, ये पैटर्न बन गया, तो अब आपको पता है कि बहुत सारे कन्वेंशनल लोग होंगे जो कि यहाँ पे बाइंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, ऐसा मानते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए ग्रीन कैंडल बनी और ये ग्रीन कैंडल सीधा एंटर हुई सप्लाई जोन में यहाँ पे, और जस्ट इसके बाद में एक रेड बेस कैंडल बन गई, तो पैटर्न होगा बेरिश हरामी। उस दिन ये लोग भी मानेंगे कि यहाँ पे बेरिश हरामी बन गया, डाउन जाना चाहिए, तो वो भी सेलिंग करेंगे शायद। लेकिन हम सेलिंग कहाँ कर रहे हैं? अगर सप्लाई जोन है तो, एंड मेक श्योर वो सप्लाई और डिमांड जो हम बात करें वो क्वालिटी का हो। हम इस बिहाफ पे कभी भी ये जज नहीं करेंगे कि चलो क्वालिटी है नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बेरिश हरामी तो बन गया, डाउन तो आएगी प्राइस, नहीं। क्योंकि इन दोनों केसेस में एक चीज और है, भले ही आप 1 ट्रेड स्कोर दें इसको, 1 ट्रेड स्कोर दें भले ही आप इस चीज को, क्योंकि अभी देखिए कुछ एक चीजें हो रहेंगी जिनमें आपको लगेगा कि हाँ 1 नंबर दे सकते हैं, बट 1 नंबर जो है ना आपको इनके अंदर में पहले एट द टाइम ऑफ एंट्री पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि एंट्री तो आपको यहां मिल चुकी है ना, इस डिमांड जोन पे एंट्री तो पहले मिल चुकी है, और अपमूव बाद में आया है, इस वाली कैंडल से कंफर्म हुआ है कि ये बुलिश हरामी है, तो एंट्री तो पहले ही मिल चुकी। तो एंट्री के टाइम पे इसमें कंफर्म ही नहीं हो रहा 1 ट्रेड स्कोर, आफ्टर एंट्री कंफर्म हो रहा है, तो हाँ आप ये कह सकते हैं आफ्टर एंट्री कुछ ऐसी पिक्चर बन रही है, तो बस हमारे लेवल की चांसेस प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई। इन दोनों पैटर्न में तो यही है। मुझे पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग जो है ऐसा मान क्यों रहे हैं कि इसके बाद में प्राइस अप जानी चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इस वाले में तो चलो एक लॉजिक समझ में आता है कि यहाँ वाले में तो एक लॉजिक ये बैठता है कि जो रेड कैंडल है, मतलब डाउन जा रही थी प्राइस, यहां क्लोज हो गई इस वाले पॉइंट पे, अगले दिन प्राइस गैप डाउन ओपन हुई, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो ओपनिंग बॉडी लोअर बॉडीज की ओपनिंग प्राइस होती है, यहाँ पे ओपन हुई, और ओपन होने के बाद में एक बार लो लगाया, मतलब रेड की रेडी रही, और फिर वापस से रिकवर होना स्टार्ट हुआ, और न सिर्फ रिकवर हुई, रिकवर होने के बाद में ये वाली जो कैंडल है डे हाई को, जो प्रीवियस कैंडल थे ना, प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर गई, प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग के ऊपर गई, और प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर में गई, और ना गई वहां पे जाके क्लोज भी हुई। प्रीवियस कैंडल के ऊपर में जाके क्लोज हुई है। ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को कि ये वाली जो कैंडल जो गैप डाउन ओपन हुई थी, कभी रेड कैंडल थी ना, वो रेड कैंडल वापस से ऐसी रिकवर हुई कि पहले वाली कैंडल की ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और उसके डे हाई के ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो हाँ हम कह सकते हैं कि सेकंड वाली कैंडल ने वाकई में कुछ अच्छा काम किया, कुछ पोटेंशियल वाला काम किया। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर वो लोग ये मान रहे हैं कि ये पोटेंशियल बाइंग जो आई है ना वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि प्रीवियस डे के ऊपर जाके क्लोज हो गई है, तो यहाँ पे चलो एक बार के लिए उनके पैटर्न को वैलिड भी मान लेते हैं हम कि यहाँ पे ठीक है। इसमें तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया इन दोनों में तो, लेकिन इनके अंदर में चलो एक बार के लिए लॉजिक मान लेते हैं। बट ये पैटर्न भी इमीडिएटली फेल हो सकता है कि अगर ऐसी प्राइस बनी और बनने के जस्ट बाद में ऊपर की तरफ अगर कोई सप्लाई जोन आ गया, तो कि जस्ट इसके बाद में सप्लाई को हिट कर गई, तो हो सकता है कि अगले दिन आपको ऐसा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। सिमिलरली आप बात कर रहे हैं बेयरिश हरामी की, यहाँ पे बेयरिश हरामी किसी डिमांड जोन के अंदर में हिट कर गया, तो हो सकता है इसके जस्ट बाद में आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिले, जो अभी हम बात कर रहे थे। दोनों के दोनों पैटर्न फेल हो सकते हैं, डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई के ऊपर में। लेकिन इन्हीं पैटर्न के अंदर में अगर इन पैटर्न को सपोर्ट के अंदर में लेना है, और मैं आपको ये कहूं
कि किसी डिमांड जोन को हिट होने के बाद में, ये रहा आपका डिमांड जोन, आपको एंट्री मिली यहाँ पे सेकंड कैंडल के थ्रू, और फिर वो एंट्री डिमांड जोन के बाद में ऐसी बनी, तो हम ये तो मानेंगे ना कि कुछ रिलायबल बाइंग आई है। अब देखिए फर्स्ट कैंडल के ऊपर जाना अब थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले तो रैंडमली जा रही थी बिना कोई लॉजिक के, लेकिन अब अगर किसी डिमांड जोन से हिट होके जा रही है और इस कैंडल के ऊपर में जाके क्लोज हो रही है, तो हम ये कहेंगे ना कि वाकई में ये डिमांड जोन इतना पोटेंशियल वाला था कि सेम डे ही कितनी बड़ी रैली आ गई इस डिमांड जोन से। तो हम कह सकते हैं ना उस डिमांड जोन में पावर थी। हम कह सकते हैं ना कि अगर कोई सप्लाई जोन वैलिड नहीं है ऊपर की तरफ, तो 2:1 के टारगेट को हम 3:1 तक भी कर सकते हैं। यस, ये एक एडिशनल ट्रेड स्कोर हो सकता है आपके लिए, बट अगेन इसकी क्लोजिंग होने के बाद ही तो पता लगा आपको, पहले नहीं लगा। तो ये ट्रेड स्कोर आपको लेट मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा एट द टाइम ऑफ एंट्री, बाद में आपको मिल रहा है। बट हाँ, हो सकता है कि बाद में आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस ही आपका बढ़ा दे, बस इतना सा इसका खेल है। बट हाँ, मैंने आपको बताया ना कि रैंडमली ये 50-50 चल रहा है, अगर इसके जस्ट बाद में कोई सप्लाई आ गया नहीं चलेगा, तो आपको ये चीज इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ये किसी डिमांड जोन से चल रहा तो उसके चांसेस बढ़ गए। बिना डिमांड सप्लाई के 50-50 चल रहे थे, डिमांड जोन के साथ में एक एक्यूरेसी अच्छी है, सप्लाई जोन आ गया ऊपर, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, तो देखिए हम अपने आप ही हमारे जो 50% वाले फिगर को हम ऊपर लेके चले गए। ये बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ ना, ये उन्हीं लोगों के लिए है, अगर वो इस चीज में एक डिमांड सप्लाई भी इंटीग्रेट कर लेना, तो इसी पैटर्न को वो एटलीस्ट 50 की जगह 60, 70, 80% तक भी चला सकते हैं। बट हम तो ऐसा भी नहीं करेंगे कि इस पैटर्न के ऊपर में अगर कोई सप्लाई जोन नहीं है, कोई डिमांड जोन नहीं है, तो चलो रैंडमली बाई कर ले, नहीं। इन शॉर्ट में जो आपको बता रहा हूं ना, हमें तो वैसे भी नहीं करना। हमें तो क्या करना है कि अगर ये किसी डिमांड जोन के साथ में आने के बाद में बना तो हम ट्रेड लेंगे, लेकिन हमें पहले तो पता ही नहीं था। तो पहले जब पता नहीं था फिर भी हम ट्रेड ले रहे हैं, तो पहले वो वाला ही कॉन्फिडेंस चाहिए जो अभी तक था। वो 7/7, जो भी हमारी बेस्ट ट्रेड की डेफिनेशन है ना, 7/7 होनी चाहिए। लोकेशन एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली कोइंसाइड हो, हायर टाइम फ्रेम की टॉप डाउन अप्रोच हम कर चुके हों, कि कोई क्वार्टरली या मंथली या वीकली कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन उसके सामने ना हो, ट्रेंड हमारे फेवर में हो, क्लोजिंग अच्छी हो, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो हम सबसे पहले इंटीग्रेट करके ही ट्रेड सेटअप लेंगे। मतलब हमारा ट्रेड सेटअप एज यूजुअल जो पढ़ा उसके बिहाफ पे होगा। ये तो बाद में मिल रही है, ये तो बाद में हो रहा है, ये सब कुछ तो जो हमारे बस कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। ये ट्रेड स्कोर हमारे कॉन्फिडेंस को बाद में बढ़ाएगा, पहले नहीं। बट ऐसा ना करें कि अगर ये 50-50% एक्यूरेसी मिल रही थी, तो हम बस जब जब ये किसी भी सप्लाई को हिट करेगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, और अगर सप्लाई को हिट नहीं कर रहा तो हम ट्रेड ले लेंगे। ऐसा नहीं करना। ये तो मैं कन्वेंशनल वाले लोगों के लिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि ये जो पैटर्न ऐसा बन रहा बेरिश हरामी, ये किसी डिमांड जोन से हिट होकर प्राइस वापस से रिवर्स हो रही है, इसमें फेल हो रहा है। लेकिन यही सप्लाई जोन को हिट होने के बाद में बने कि सप्लाई जोन इसी में एंट्री मिली और देखिए इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, तो हम कहते हैं ना कि उस सप्लाई जोन से कितना अच्छा सेलिंग प्रेशर आया। तो कितना अच्छा सप्लाई जोन था हमारा, कि जब इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया और कैंडल क्लोज भी हुई है, सस्टेन भी हो रही है, तो फिर उस केस में हम कहेंगे कि हाँ वाकई में थोड़ी सी है इनमें पोटेंशियल। इस वाले पैटर्न के अंदर में, इस वाले पैटर्न के अंदर में मान के चलिए कि एक बार ऐसा ना हो के ऐसा हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम है? इससे तो ज्यादा बेटर ही हुआ ना ये, इससे तो ज्यादा बेटर ही हुआ ना। अब कम से कम ये तो है कि हमारी ये जो लेगिन अगर मान रहे, इस लेगिन के ऊपर में क्लोज हो गया, कि इस लेगिन के ऊपर में जाके प्राइस क्लोज होगी, जो कुछ अगर इसकी वीक पे था ना 15 मिनट पे 75 मिनट पे, उसको खत्म तो कर दिया एटलीस्ट। तो मेरे हिसाब से जो अब मैंने बनाया वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल होना चाहिए इसके अकॉर्डिंगली तो। बट यस, जो लोगों ने चला रखे हैं पहले से वो चलती आ रही हैं चीजें, और आज भी लोग इनको फॉलो करते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, और आज भी लोग इनको सिखाने के पैसे और लेते हैं। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा चीज जो है टेक्निकल में, लोग सबसे पहले यही सर्च करते हैं जैसे स्टॉक मार्केट में आते हैं, कि स्टॉक मार्केट में क्या काम करती है। उनको कहीं ना कहीं से एक वर्ड सुनने में आता है, टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस जैसे ऐसी कोई भी चीज आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करोगे ना, तो सबसे ज्यादा भरा ही यूट्यूब इनसे पड़ा है। और कोई भी अगर लोग गलती से ये कह दें कि आज मैं आपको ऐसी कुछ एक चीजें बताने वाला हूँ, पैटर्न बताने वाला है, जो कि मतलब 2 घंटे में ही आप इतना अच्छा पैसा बनाना सीख जाएंगे, 2 घंटे के अंदर में। और बस वो यहाँ पे चार्ट पे आपको दिखा दिखा के बस ऐसी पिक्चर दिखाएं, ये देखिए बुलिश हरामी बना, यहाँ से अप मूव आई, ये बेरिश हरामी बना, यहाँ से अप मूव आई, डाउन मूव आई है। मतलब अभी हम चार्ट पे भी तो ढूंढ सकते हैं ना कि कौन कौन से चले हैं, और वो कि वो पिक्चर दिखा दे आपको।
तो सभी को लगेगा कि देखो पैसा बनाना कितना अजीब, और सोचिए समझने में कितना आसान लग रही है चीज, कोई हार्ड इसमें रूल ही नहीं है ऐसा कुछ समझने में। और आज भी इतने लोग हैं जो इन्हीं बेवकूफ बन रहे हैं, इन्हीं सब चीजों में बेवकूफ बन रहे हैं, और उनको लोग बेवकूफ बना रहे हैं, उनको लोग बेवकूफ बना रहे हैं, इन चीजों के पैसे और दे रहे हैं लोग सीखने के इन सब चीजों की। जबकि आप देखेंगे अभी हमने इतना स्लो चलते भी जल्दी से 4 पैटर्न खत्म कर दिया, और अभी रिमेनिंग देखना कितनी सी देर में हम खत्म कर देंगे। तो अगर इन्हीं पैटर्न से पैसा बन चुका होता तो सभी के सभी बस 2 घंटे में यूट्यूब पे वीडियो देखते और सबके सभी पैसा बना रहे होते, इन्हीं अगर पैटर्न से पैसा बनता तो। क्योंकि मैं 4 पैटर्न और डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, उनको और देखिएगा, या फिर एक बार 2 को डिस्कस करते हैं फिर 2 को बाद में। मॉर्निंग स्टार, फिर मैं इन सब के कंबाइन एग्जांपल आपको दिखाता हूं। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। देखिए मॉर्निंग वहां वर्ड है, यहाँ पे बुलिश बेरिश वर्ड नहीं है। मॉर्निंग अगर वर्ड है तो इसका मतलब बुलिश है, इवनिंग वर्ड है तो बेरिश है। मॉर्निंग स्टार का मतलब सिग्निफाइज अप मूव पॉसिबल, इवनिंग स्टार का मतलब डाउन मूव पॉसिबल। ये ऐसे काम करेंगे। ऊपर वाले 4 पैटर्न 2 कैंडल से बन रहे थे, ये 2 पैटर्न मिनिमम 3 कैंडल से बनेंगे, हो सकता है 3 से भी ज्यादा हो। तो इन पैटर्न का फॉर्मेशन कैसा होगा उसको समझते हैं। ये है रेड कैंडल, फर्स्ट कैंडल अगेन रेड होगी, और जो लास्ट कैंडल अगेन ग्रीन होगी अगर मॉर्निंग स्टार की बात कर रहे हैं तो। ये हो गई फर्स्ट कैंडल। इसके बाद में एक बेस कैंडल और आती है यहाँ पे, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, बेस कैंडल 3 भी हो सकती है, मतलब बेस कैंडल मल्टीपल हो सकती है। अगली जो ग्रीन कैंडल है, इसकी कॉपी बना के साइड में कर देता हूं, इधर फोकस कीजिए। अगली जो ग्रीन कैंडल है उसका रूल ये है कि जो फर्स्ट आपकी एक्साइटिंग कैंडल थी ना, ये लेगिंग कैंडल, इसके 50% पोर्शन से, 50% कौन सा हुआ, इतना सा, इस 50% पोर्शन से ऊपर जाके क्लोज हो। अगर 50% पोर्शन के ऊपर जाके क्लोज हो रही है तो इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और अगेन ये रिप्रेजेंट करता प्राइस में अपमूव। मैं इसके अंदर में एक छोटी सी डेफिनेशन को चेंज कर रहा हूं, उन लोगों के अकॉर्डिंगली नहीं, एक थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे एटलीस्ट इस पैटर्न को अगर वेरीफाई करना हो कि इस पैटर्न को अगर हम वैलिड माने तो इसके ऊपर में क्लोज पूरी तरह से हो, फिर मानेंगे कि हाँ ये मॉर्निंग स्टार है। मतलब सिर्फ 50% की बॉडी के ऊपर नहीं, इससे भी ऊपर क्लोज हो तो मानेंगे मॉर्निंग स्टार है। मतलब जो सही डेफिनेशन है ना वो मेरे अकॉर्डिंगली इनवैलिड है इसकी, क्योंकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमें कुछ भी गारंटी नहीं है कि यहाँ पे कोई सप्लाई जोन है या नहीं है, हो सकता है यहाँ से प्राइस डाउन आ जाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो अगेन हमारा क्लोजिंग वाला कॉन्सेप्ट कि कुछ खत्म तो हुआ एटलीस्ट, अब ये सही है, अब यहाँ से अपमूव आनी चाहिए। ऐसा कन्वेंशनल कहते हैं अपमूव आनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली तो यहाँ से क्यों आनी चाहिए, इसके ऊपर में जस्ट कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई आ गया तो ये पूरा खत्म कर देगा ना। ये डेली की स्ट्रक्चर थी, ऊपर मंथली का सप्लाई है तो पूरी पिक्चर चेंज हो जाएगी ना आपकी। और कोई भी सप्लाई जोन नहीं तो यहाँ पे क्यों बाई करना, हम तो कहाँ बाई करते हैं, हम तो यहाँ बाई करते हैं कि यहाँ एंट्री मिले तब बाई करेंगे। मॉर्निंग स्टार बन गया तो बन गया, हम यहाँ बाई कर ही नहीं रहे, हम तो जो हमारा डिमांड जोन बनाना है एक डीबीआर जिसकी अच्छी क्लोजिंग, हम तो वहां बाई करेंगे। हम मतलब कहने का मतलब ये कि हमें इस मॉर्निंग स्टार में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखना है। लेकिन मॉर्निंग स्टार की भी जो डेफिनेशन है ना वो ऐसी नहीं रखनी। मॉर्निंग स्टार की डेफिनेशन ये कि 50% से काम नहीं चलेगा, इस पूरे के ऊपर में क्लोज हो। मेरे अकॉर्डिंगली ये तो होनी चाहिए मॉर्निंग स्टार की डेफिनेशन। अब बात करें इस पे काम करने की, तो ये डेफिनेशन के बाद में भी यहाँ पे एंट्री ना लें। हमारे अकॉर्डिंगली एक डीबीआर डिमांड जोन बना जिसकी क्लोजिंग अच्छी है, वहां एंट्री हम लेंगे अगर सारे पैरामीटर फेवर में है तो। लेकिन उस सारे पैरामीटर फेवर के साथ में अगर कोई WIT DIT ट्रेड है और ऊपर क्वार्टरली या मंथली का स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है तो फिर ये हमारे कुछ भी काम का नहीं है। सिमिलरली अगर ये पूरी स्ट्रक्चर किसी डिमांड जोन को हिट होके बनी है तो मतलब फिर और भी अच्छा एक एडिशनल ट्रेड स्कोर हो गया हमारे पास में, लेकिन अगेन बाद में, पहले नहीं बाद में। तो ये है मॉर्निंग स्टार की कैलकुलेशन। क्विकली इवनिंग स्टार और लिख देता हूं। इस बार क्या होगा, पहली जो कैंडल है ना वो होगी ग्रीन, अभी इसके बाद में एक एग्जांपल दिखाऊंगा, उससे देखिए आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई नो कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर इनको क्यों काम में लेंगे हम,
जब ये नहीं है तो काम के, बट डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिस्कस नहीं किया ना तो एक दिन किसी दूसरे सोर्स से डिस्कस होंगे तो फिर हो सकता है कि तब इनके ऊपर में भरोसा होने लग जाए किसी को, और मैं वो चीज नहीं चाहता। अगेन इवनिंग स्टार जो है, हमें इसके अंदर में डेफिनेशन क्या चाहिए, सिर्फ 50% पे क्लोज होने से काम नहीं चलेगा, हमें क्लोजिंग चाहिए पूरी यहाँ पे, मतलब इस 50% के ऊपर में क्लोजिंग होने से काम नहीं चलेगा, हमें क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ ये प्रॉपर एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार, अपमूव, और ये वाला हो गया इवनिंग स्टार, और ये हो गया अपमूव की जगह डाउन मूव पॉसिबल। अगेन इन दोनों पैटर्न को देख लीजिए एक बार वापस से। मैं ये कह रहा हूं कि इस मॉर्निंग स्टार में जहां पे आप मूव मान के चल रहे हैं, लेकिन ऊपर अगर कोई क्वालिटी का सप्लाई जोन ये हिट कर गया इसके जस्ट बाद में, चाहे यही कैंडल या फिर इसके अगली कैंडल, तो हो सकता है कि इसके बाद में प्राइस जो है वो कुछ इस टाइप से डाउन आ जाए और ये पैटर्न फेल हो जाए। सिमिलरली अगर यहां पे अगर नीचे वाले पैटर्न की बात करें, ये किसी डिमांड जोन को हिट कर गया, तो हो सकता है कि इसके जस्ट बाद में एक अच्छी अपमूव आ जाए और ये पैटर्न फेल हो जाए। और अगर हिट नहीं भी किया है ना, तो भी हम एंट्री कहां लेते हैं, एक क्लोजिंग का सप्लाई जोन है, इस क्लोजिंग वाले सप्लाई जोन पे यहाँ पे हम यह एंट्री लेते हैं। हमारे अकॉर्डिंगली ये मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार नहीं है, हमारे अकॉर्डिंगली तो ये रिवर्सल पैटर्न है, इतना सा बस दिमाग में बैठा लीजिए कि ये तो है डीबीआर का रिवर्सल पैटर्न और ये है आरबीडी का रिवर्सल पैटर्न। जो डीबीआर है वो है मॉर्निंग स्टार और आरबीडी है वो है हमारे अकॉर्डिंगली इवनिंग स्टार, क्योंकि उसी को बोलते हैं कन्वेंशनल टर्म के अंदर में, और उसमें वो क्लोजिंग को कंसीडर नहीं करते और कैंडल को यहाँ पे एंट्री लेते हैं। हम क्लोजिंग को कंसीडर कर रहे हैं और हम एंट्री ले रहे हैं डेटा पे जहां पे पेंडिंग ऑर्डर है, हम एंट्री ले रहे हैं इस डेटा पे जहां पे बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर है। तो हम उनसे थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच रखते हैं, और वो डिफरेंट अप्रोच की वैल्यू अभी तक की क्लासेस से आपको समझ में आ गई होगी कि हम क्यों रखते हैं। वापस से चलते हैं एग्जाम्पल पे। आप देखेंगे यहाँ पे बीओबी के अंदर में, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, कौन सा पैटर्न है ये, मॉर्निंग स्टार। और देखिए फेल हो गया, प्राइस तो डाउन आ गए मॉर्निंग स्टार से। क्यों? क्योंकि उस दिन हमें पता है कि कुछ बैंक निफ्टी प्रॉपर डिमांड जोन में नहीं आई, बैंक निफ्टी प्रॉपर डिमांड जोन के अंदर में नहीं आई, निफ्टी भी प्रॉपर डिमांड जोन में शायद नहीं आई, मतलब कुछ एक चीजें डिमांड जोन में प्रॉपरली नहीं आई और ये खुद ही स्टॉक प्रॉपरली डिमांड जोन में नहीं आया। अब ये बताइए कि अब ये कौन सा पैटर्न है, ये वाली कैंडल से, सेम मॉर्निंग स्टार है। अब ज्यादा चलने की चांसेस थे या पहले? अब ज्यादा चलने के चांसेस है ना इसके। क्यों? क्योंकि अब एक प्रॉपर डिमांड जोन से चल रहा है, अब बैंक निफ्टी भी डिमांड जोन से चल रही है, निफ्टी भी डिमांड जोन से चल रही है, कुछ एक चीजें हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, कुछ एक चीजें हैं जो सपोर्ट कर रही। बट क्या हमने इस कैंडल के क्लोज होने का वेट किया? क्या हम तो यहीं पे एंट्री ले चुके थे ना, हमें इससे क्या मतलब था ये मॉर्निंग स्टार बनेगा? अगर हमें वापस एंट्री भी लेनी होती तो हम ये कहते कि ये इसके ऊपर जाए और यहाँ पे हम फॉलोअप डिमांड जोन में एंट्री लेंगे। हम यहाँ क्यों एंट्री लेंगे इस वाले पॉइंट पे? क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली तो हम यहाँ पे एंट्री ले चुके होते नेक्स्ट डे,
एक अच्छा खासा एसएल भी हिट हो चुका होता। और जिसके अकॉर्डिंगली अगर इन पे कोई ट्रेड कर रहा है तो वो ये कहता है कि मेरा एसएल हिट मॉर्निंग स्टार नहीं चलते, अगले दिन कोई यह एंट्री लेता, आज वो खुश हो रहा है कि देखो चल तो रहा थोड़ा थोड़ा। विवेक सिंबल का शॉर्टकट वन है, जैसे वन प्रेस करेंगे चार्ट पे ये विंडो आ जाएगी आपके सामने, वन प्रेस करते के साथ ही। अगर इसको क्लोज करना है तो वापस से वन प्रेस करें और फिर उसको पॉपअप को क्लोज कर दें, अदरवाइज जहां पे क्लिक करेंगे वहीं पे ये टप 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 इस टाइप से कुछ टाइप होता रहेगा। ये वाला कौन सा पैटर्न है? ये वाला रेड एंड ग्रीन बुलिश एनगल्फिंग चल रहा है। क्यों चल रहा है? कोई डिमांड जोन तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्वालिटी का, जो कुछ है वो गार्बेज सा है। इतना मतलब क्वालिटी का थोड़ी ना है, ये क्वालिटी का थोड़ा वीकली पे था। इस वीकली में एंट्री मिली, एक बार के लिए प्राइस को अप लेके गया, एक बार के लिए प्राइस को अप लेके गया, लेकिन आप देखेंगे कि वीकली वाला बुलिश एनगल्फिंग नहीं चल रहा क्योंकि सप्लाई जोन में जा चुका है। वीकली वाला बुलिश एनगल्फिंग नहीं चल रहा क्योंकि सप्लाई जोन में जा चुका है। वीकली पे अभी एक मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी बना है, और इवनिंग स्टार की जो हमारी डेफिनेशन है ना उसके अकॉर्डिंगली और बना है, बट वो भी कहाँ कंफर्म हुआ? यहाँ पे इस वीकली कैंडल के क्लोजिंग पे। और यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया तो वो अभी नुकसान में है। और उसके पीछे रीजन यही है कि ये डिमांड जोन में है, पीएसयू बैंक डिमांड जोन में है, बैंक निफ्टी डिमांड जोन में है, और जो कल सेक्टर में डिस्कस कर रहे थे मल्टीपल चीजें डिमांड जोन में है। इन शॉर्ट आप देख रहे हैं इन सब चीजों के चलने ना चलने के पीछे वही हमारी जो थ्योरी आज तक जो पढ़ी है वही है इसके पीछे। एक एग्जांपल जो मैं हर क्लास में देता हूं वो बताता हूं, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा इस वाले एग्जांपल को। ये कौन सा पैटर्न है? बेरिश एनगल्फिंग, लेकिन फेल हो गया, प्राइस तो अप गई है। ये कौन सा पैटर्न? अगर इसमें रेड कैंडल को इंक्लूड करूं और इन 4 बेस कैंडल को मानते हुए इसको कंसिडर करता हूं तो यहां तक ड्रॉप बेस 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 एंड रैली 4 बेस कैंडल के साथ में मॉर्निंग स्टार ये वाला चल रहा है, ये वाला मॉर्निंग स्टार चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहां पे बनने के तुरंत बाद में चल गया, कब चला है? जब प्राइस इस जोन में वापस से एंट्री मिली है तो। ये कौन सा पैटर्न है? अगर इस रैली मानू और इन 3 को बेस मानू और इसको ड्रॉप मानू तो इवनिंग स्टार। और आप देखेंगे ये इवनिंग स्टार भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये इवनिंग स्टार किसी डिमांड जोन में एंट्री दे रहा है, तो ये फेल हो गया, प्राइस अप गई। ये वाला कौन सा पैटर्न है? अगर मैं इसको ड्रॉप और इन 2 बेस मानते इसको रैली मानू तो मॉर्निंग स्टार। और ये वाला मॉर्निंग स्टार जो देखिए इस इवनिंग स्टार से भी वीक है, क्योंकि इसकी तो फिर भी यहां तक तो आई प्राइस, ये तो जस्ट हाफ के ऊपर ही गई है, जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली तो प्रॉपरली बना भी नहीं है, बट फिर भी चल रहा है ये वाला। कहने का मतलब ये कि इसके अंदर में ये मॉर्निंग स्टार जो टेम्परेरी है वो चल रहा है, प्राइस को अप लेके जा रहा है। ये इवनिंग स्टार जो ठीक ठाक था ये नहीं चला। ये वाला मॉर्निंग स्टार चल रहा है लेकिन इमीडिएटली नहीं चला, प्राइस में एंट्री मिली डिमांड जोन में तब चला। और ये एक बेरिश एनगल्फिंग जिसमें कोई भी कमी नहीं थी, प्रॉपर पैटर्न था, लेकिन फिर भी नहीं चला। और इसके पीछे पूरे एरिया के पीछे ये रीजन है कि ये है एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन, सॉरी क्वार्टरली का डिमांड जोन। ये देखिए ये है क्वार्टरली का डिमांड जोन, इसकी प्रोक्सिमल को यहाँ पे हिट किया। अब ये जो लाइन देख रहे हैं ना क्वार्टरली की प्रोक्सिमल की H1, यही लाइन है वो ब्लू जो आपको दिख रही है। और ये जो पूरा एक्शन हो रहा है ना इसको हिट करने के बाद में हो रहा है, ये पूरा एक्शन इसी को हिट करने के बाद में हो रहा है।
तो जब प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम के क्वार्टरली के डिमांड जोन को हिट हो रही है और उसके जस्ट पास में बेरिश एंगल्फिंग बनता है, तो स्ट्रॉन्ग चांस है ना वो फेल होगा ही होगा। मतलब यहाँ पे जो भी बेरिश पैटर्न बनेंगे उनके स्ट्रॉन्ग चांस है ना फेल होंगे ही होंगे। और हमारे अकॉर्डिंगली हम क्या रीड करेंगे कि हमारे अकॉर्डिंगली एक डीबीआर पैटर्न, और हमारे अकॉर्डिंगली सप्लाई जोन के ऊपर में क्लोजिंग किसने दी? इस डिमांड जोन ने। हमारे अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन ट्रेड हुई ना। तो हमें इसके मॉर्निंग स्टार में इंटरेस्टेड नहीं था, हम तो इंटरेस्टेड हैं एक डीबीआर पैटर्न है जिसकी अच्छी क्लोजिंग है, काइंड ऑफ एक दिल्ली का डिमांड जोन जिसने एक काइंड ऑफ सप्लाई जोन को खत्म किया, एक कंफर्मेशन दिया क्वार्टरली के डिमांड जोन को हिट होने के बाद में। तो हमारे लिए तो ये कंफर्मेशन ट्रेड का रोल प्ले कर रही है। इसके बाद से आप देखेंगे सारे ये पैटर्न तो नहीं चल रहे, लेकिन ये सारे चल रहे हैं। और ये पैटर्न चाहे हो या ना हो, रैली बेस रैली, लेकिन इस वाली रैली की भी इसके ऊपर में क्लोजिंग है, एक अनदर फॉलोअप डिमांड जोन बना, उसमें हमें एंट्री मिली। और हो सकता है एक WIT बनी, उसमें हमें एंट्री मिली जो उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये रैली बेस रैली के अंदर में हमें एंट्री मिली है। और ये पैटर्न कौन सा है? यहाँ पे ये वाला पैटर्न आप देखेंगे, ये काइंड ऑफ एक बुलिश हरामी पैटर्न होता। अभी 19-20 है कि इसकी विक थोड़ी सी बाहर निकल गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये विक बाहर निकली तभी तो प्रॉपरली एंट्री मिली है यहाँ पे। अगर ये विक यहाँ पे बाहर नहीं निकलती तो प्रॉपरली एंट्री नहीं मिलती। तो क्या फर्क पड़ता है इसमें? और क्यों इसको पैटर्न को ऐसा माने कि बुलिश हरामी चल गया? ये जो 2 कैंडल की मूव देख रहे हैं, अगर इसी कैंडल में आ जाती यहां तक तो क्या बुरा थोड़ी ना था, ये और भी अच्छा ही होता ना हमारे लिए। और इससे जस्ट पहले ये भी देखिए, ग्रीन बेस एंड रेड, ये भी इवनिंग स्टार है, ये भी फेल हो रहा। क्यों? ये एक RBR के अंदर में एंट्री दे रहा है जिसकी क्लोजिंग अच्छी है। और इसके बाद में एक अनदर साइड WIT बन रही है, एक ड्रॉप बेस रैली पैटर्न, यहाँ पे हमें एंट्री मिल रही है प्रॉपरली। और ये चल रहा, मतलब ये सारे के सारे चल रहे हैं। कहने का मतलब ये क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल चुका, कंफर्मेशन ट्रेड मिल चुकी है। ये सब के सब उस वजह से चल रहे हैं। इसी वजह से ये सारे के सारे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना कन्वेंशनल वाले, तो इनका 50-50% की तो एक्यूरेसी है ना। अगर हम इस डिमांड जोन को कंसिडर ना करें तो देखिए 50-50% एक्यूरेसी है कि ये नहीं चला, ये चल गया, लेकिन बाद में चला। चलो ऐसा नहीं लिया हो किसी ने तो कह सकते हैं कि ये मॉर्निंग स्टार चल गया। एक नहीं चला, एक चल गया। वापस से एक नहीं चला, एक ये चल गया। वापस से एक ये नहीं चला, ये चल गया। तो मतलब 50-50% की एक्यूरेसी। और बस इस डिमांड जोन वाली प्रॉक्सिमल लाइन को कंसिडर करें तो जो 50% केस में नहीं चला वो हमें पता है कि वो हम एंट्री नहीं लेते। बस इतनी सी लॉजिकल कंडीशन है इसके पीछे, बस इतनी सी समझनी बात है। और ये आज बात अगर हम इसको नहीं समझते ना तो मैं इतना श्योर हूं कि जो ऐसे ऐसे नामहीन पैटर्न के जो आदमी का मन ललचाता है कि यार ये सीखूं मैं। और लोग तो बैठे, मैंने बताया ना कि हमें लिटरली नहीं पता कि ग्रुप में कौन लोग किस इंटेंशन से हैं। कोई हो सकता है इन पैटर्न को सेल करके पैसा बना रहा हो। क्योंकि आपने देखिए बहुत सारे फेसबुक पे, इंस्टा पे, रील पे, इन पे ऐड देखेंगे जो माउस पैड वगैरह पे ये पैटर्न लगाए रखते हैं। इंस्टा के ऊपर में कितनी सारी रील ऐसी चलती हैं जिनके अंदर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेसिकली उस रील के अंदर में एक इतने बड़े जो माउस के नीचे ट्रैक पैड होता है उसके ऊपर में सारे पैटर्न बना के रखते हैं, और एक बहुत बड़ी सीट पे पैटर्न बना लेते हैं और उसको चिपकाते हैं अपने सिस्टम के जस्ट पीछे। उससे क्या कि वो रील अच्छी बनती है। ऐसी खूब देखी होगी आई एम श्योर आप लोगों ने। और जिसमें ये पैटर्न ही लिखे रहते हैं, छोटे छोटे पैटर्न ही पैटर्न। और ये रील आजकल बहुत ज्यादा वायरल भी खूब हो रही है, खूब वायरल हो रही है, जिनके अंदर में बस इतने बड़े ब्लैक से ट्रैक पैड है, उसके ऊपर में पैटर्न ही पैटर्न लिख रखे और लोगों ने चिपका रखी है। और लोग और ऐसा और करते हैं, जब रील बनाते हैं ना तो सबसे पहले कैमरे को जूम करते हैं उस पैटर्न की तरफ, कैमरे को जूम करेंगे यहाँ पे इस पैटर्न की तरफ, और फिर उसके जस्ट बाद में उस पैटर्न वाले के बाद में चार्ट पे जूम करते हैं कि ये देखो पैटर्न पे सेम टू सेम मॉर्निंग स्टार की पिक्चर, और ये सेम टू सेम मैंने चार्ट पे पिक्चर आइडेंटिफाई कर ली, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग हो गया। और फिर वो दिखाते हैं मोबाइल स्क्रीनशॉट जिसमें उनका PNL चल रहा होता है, और फिर वो उसको थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हुए भी दिखाते हैं। ऐसी रील कितने लोगों ने देखी आप में से? सौरभ को भी पता कि 1399 में सेल हो रहे हैं। यस, अपने अपनी डिमांड है लोगों ने सेल करने की। क्योंकि सबसे पहले जो वहां पे ब्लैक के ऊपर में उन्होंने लिख रखा है ना, ब्लैक ट्रैक पैड के ऊपर में सबसे पहले उसके ऊपर में कैमरा जाएगा कि ये पैटर्न है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके जस्ट पैटर्न के बाद में फिर कैमरा हमारा स्क्रॉल होता है इसके ऊपर में जो चार्ट दिख रहा है, चार्ट के ऊपर में यहाँ पे ये देखो पैटर्न हमने रियल टाइम ढूंढ लिया, और फिर जाता है वो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर में कि ये देखो PNL चल रहा है। और फिर वहां पे नीचे लिख देते हैं DM टू लर्न मोर,
और सोचिए उन लोगों के पास में भी सीखने के लिए लोग जाते ही है ना, तो लोग तो उनके पास में भी जा ही रहे ना सीखने के लिए, क्योंकि जो दिख रहा है वो बिक रहा है ना, सिंपल सी बात है। ट्रेडर अच्छी अच्छी गाड़ियां ये क्यों ला रहे हैं, जो अच्छी अच्छी गाड़ियां लाना, दुबई में जाके फोटो खिंचवाना, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि एटलीस्ट दिखना चाहिए ना कि मैं पैसा बना रहा हूं। वो नहीं दिखेगा तब तक लोग कैसे मान लेंगे कि आप पैसा बना रहे हैं? वो आजकल एक नया नया चल रहा है ना, कि एक नई नई मीम चल रही है कि जो तुम्हारी जो चैन जो गले से बाहर निकली हुई दिख रही है ना, वो बता रही है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। आंसू वॉट एवर, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, मैं तो मतलब किसी को भी, एक कोई इंडिविजुअल को मैं टारगेट नहीं कर रहा किसी को भी। मतलब ऐसा जो लोग भी कर रहे हैं वो मतलब गलत है ना, कि दिखावे से आप मतलब एक लाइफस्टाइल बेच के लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं, अच्छी अच्छी फोटोज डाल के, और फिर उनके ऊपर में पैसा बना रहे हैं उस चीजों के ऊपर में। तो देखिए, एक कैटेगरी इन लोगों की, रील वालों की कैटेगरी, कि ये सब चीजें दिखा के रील के ऊपर में वो कर रहे हैं, वो एटलीस्ट चलो मेहनत कर रहे हैं, उनको चलो नॉलेज नहीं है बट वो मेहनत की उन्होंने, गलत है लेकिन मेहनत करी। एक वो लोग भी हैं जिन्होंने मतलब कि बस पैसा बना के और फिर टोटल बस ये कि ये देखो ऐसी लाइफस्टाइल, ये ऐसी लाइफस्टाइल, एज ए ट्रेडर मैं ऐसी लाइफस्टाइल एंजॉय करता हूँ। तो ये सेम टू सेम लाइफस्टाइल आप लोगों को भी मिल सकती है, बस मेरे से सीख लीजिए आप। तो मैंने आपको एक दिन बताया था ना, आप लोगों ने पूछा था कि मेरे पास में कौन सी गाड़ी है, मैंने कहा था वर्ना गाड़ी है, उसके ऊपर में भी लोन चल रहा है। वो सही बात है बिल्कुल, क्योंकि कौन सी गाड़ी है, कौन सी क्या चीज है, उसकी यहाँ पे मेरा नॉलेज कैसे जज हो सकता है? एनीवेज चलो छोड़ते हैं उस चीज को, वापस से चलिए टॉपिक पे चलते हैं। ओके, मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, चलिए दो तीन और एक साथ में डिस्कस कर देता हूँ, जो लास्ट के थ्री बचे हैं। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और फिर शूटिंग स्टार, ये लास्ट है। देखिए हैमर क्या करेगा, हैमर अप मूव दिखाएगा, इन्वर्टेड हैमर डाउन मूव दिखाएगा, और शूटिंग स्टार इन्हीं से रिलेटेड है, थोड़ा सा इन्हीं से रिलेटेड है। क्विकली देख लीजिए जल्दी से, फिर कोई सेंस नहीं है इस चीज को लंबा खींचने का। हैमर की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा ही होता है बिल्कुल। ये हो गया हमारे पास में हैमर। जरूरी नहीं ग्रीन हो, ये रेड भी हो सकता है ऐसा। और इन्वर्टेड हैमर कैसा होगा, इन्हीं को दो को बस उल्टा रख दीजिए। जैसे ग्रीन वाले की मैं बात करूं तो ग्रीन वाले को ऐसा कर देते हैं। यस थोर ये ग्रीन हो गया, और रेड वाले की बात करें तो ये रेड हो गया। हैमर, इन्वर्टेड हैमर। अब एक छोटा सा लॉजिक समझिए कि इन दोनों में पावरफुल कौन सा होगा। ऑल्दो हम इसको भी डिमांड सप्लाई के साथ में ही कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, बट अगर नॉर्मली समझें तो इन दोनों में कौन सा पावरफुल होगा। तो इनके अंदर में देखिए क्या है, कि ये वाला जो है ज्यादा पावरफुल होना चाहिए अकुक, इससे ज्यादा, रेड वाले से ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए प्राइस यहां पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद में डाउन गई, डाउन जाने के बाद में उसमें एक अच्छी रिकवरी आई, तभी तो ये लोअर विक बनी है। और रिकवरी आने के बाद में ये डे हाई पे जाके क्लोज हुआ बिल्कुल, मतलब जो ओपनिंग प्राइस थे ना उसके भी ऊपर गया और एक नया हाई बनाया, और वहां पे प्राइस सस्टेन भी हुई, वहां क्लोज हुई। तो मतलब लोग ऐसा मानते हैं इस स्ट्रक्चर को देख के कि प्राइस के अंदर में एक अच्छी रिकवरी आई, मतलब जो प्राइस डाउन जा रही थी ना सेम डे, उसमें इतनी अच्छी रिकवरी आई कि डे हाई पे ले जाके क्लोज कर दिया। तो मतलब ये बाइंग प्रेशर कंटिन्यू रहना चाहिए, प्राइस अप जानी चाहिए। तो हैमर सिग्निफाइज अप मूव। रेड हैमर के अंदर में भी ऐसा ही होगा, लेकिन रेड हैमर का लॉजिक ये कहता है कि प्राइस इस बार यहां ओपन नहीं हुई। जब रेड कैंडल है तो पता है कि
जो अपर बॉडी है वो ओपनिंग प्राइस होगी, वो यहां पे ओपन हुई, एक रिकवरी आई लेकिन यहां तक ही आई, यहां पे क्लोज हो गई। मतलब इस बार डे हाई के ऊपर जाके क्लोज नहीं हुई। तो बाइंग तो आई है बट इतनी स्ट्रांग नहीं आई। बट हो सकता है कि मेरे मार्केट ही क्लोज हो गया, टाइम ही नहीं मिला बेचारे को, अगले दिन रिकवरी आ जाए। बट मैंने तो इन दोनों में जो लॉजिक है ना कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक बात बताइए, हो सकता है टाइमिंग की वजह से मार्केट क्लोज हो जाए और नेक्स्ट डे रिकवरी आ जाए। बट इन शॉर्ट ये दोनों के दोनों जो है ना अपमूव रिप्रेजेंट करते हैं। हैमर रिप्रेजेंट अपमूव, और इन्वर्टेड हैमर डाउन मूव क्यों रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि प्राइस यहां पे ओपन होना इस वाले पॉइंट पे, और ओपन होने के बाद में उसमें एक अच्छा अपमूव आया, यहां तक कैंडल गई, लेकिन फिर वापस से उसके अंदर में प्राइस डाउन भी आ गई और यहां आके क्लोज हो गई। मतलब ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है जो बाइंग को सस्टेन नहीं होने दे रहा। तो ये सेलिंग प्रेशर ये कहता है कि अब ये डाउन मूव हो सकता है कंटिन्यू रहे। और रेड है तो ऐसा हुआ कि ओपनिंग प्राइस ये होगी हायर बॉडी, प्राइस यहां तक गई, ग्रीन कैंडल थी, और वो ग्रीन कैंडल के बाद में एक सेलिंग प्रेशर आने लगा और डे ओपनिंग को भी ब्रीच करके प्राइस डाउन आई, और न सिर्फ डाउन आई बिल्कुल डे लो पे जाके क्लोज हो गई। तो ऐसा है, तो जो टॉप से सेलिंग प्रेशर आया ना, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि डे की स्टार्टिंग में एक अच्छा बाइंग प्रेशर था, उस पूरे बाइंग प्रेशर को खत्म होते हुए डे लो पे क्लोज होना, तो मतलब कहीं ना कहीं ये डाउन मूव रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस इन्वर्टेड हैमर जो है इसके बाद में एक डाउन मूव कंटिन्यू रहनी चाहिए। ऐसा इनका बस लॉजिक है। चार्ट पे अगेन ये आपको पिक्चर पे कैसे दिखेंगे, कहीं पे भी पूरे प्राइस एक्शन में पूरी रैली में ये कहीं पे भी आपको दिख सकते हैं, पूरी रैली के अंदर में। मतलब ये कि हो सकता है कि आपको ये कुछ इस टाइप से दिखे, ये ग्रीन कैंडल, अनदर ग्रीन कैंडल, हो सकता है कि यहाँ पे एक हैमर दिख जाए, अनदर ग्रीन कैंडल, हो सकता है इसके बाद में अनदर हैमर दिख जाए और उसके बाद में अगेन अप मूव कंटिन्यू। मतलब ये हो रहा है कि प्राइस देखिए अप जा रही है, यहाँ पे ऐसी हैमर बन रही, तो क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे हैमर बनने का मतलब यही तो हुआ ना कि प्राइस गैप अप ओपन हुई, और गैप अप ओपन होने के बाद में डाउन आई, लेकिन डाउन आने के बाद में दोबारा से बाइंग आई, जो बाइंग अग्रेसिवली थी ना वो वापस से बाइंग आई और डे हाई पे क्लोज करवा दिया। तो मतलब जो अप ट्रेंड के अंदर में जब जब भी ऐसी सिचुएशन होती जा रही है ना, वो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रही है कि बाइंग कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे भी सेम हुआ, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, प्राइस अप गई, गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद में एक बार डाउन आई, डाउन आने के बाद में अगेन डे हाई के ऊपर में प्राइस लेके गई है। तो ये बस कंटिन्यू रहना चाहिए, वही चीज हो रही है। अगर इसको अगर समझने की कोशिश करें इस वाले पिक्चर को, तो वो क्या कह रही है कि प्राइस के अंदर में एक सेलिंग प्रेशर हो सकता है, और सेलिंग प्रेशर के साथ साथ के अंदर में जहां जहां पे भी इन्वर्टेड हैमर बन रहा है कुछ इस टाइप से, तो ये बार बार बस यही रिप्रेजेंट करते जा रहा है कि वो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहना चाहिए। क्यों? इसको रीड ऐसे करेंगे कि सेलिंग प्रेशर था, प्राइस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में थी, गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद में उसमें एक बाइंग आई, रिकवरी आई, बट रिकवरी ज्यादा देर तक नहीं रुकी, अनदर वापस से सेलिंग प्रेशर, जैसे होता है ना कि गैप डाउन ओपन होना, फिर एक रिकवरी आना, और फिर वापस से एक नया डे लो लगाना, तो वो डे लो पे ही जाके क्लोज हो जाना, तो नेक्स्ट डे वापस से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। और सेम चीज हुई यहाँ पे। तो ये है हैमर, इन्वर्टेड हैमर का कॉन्सेप्ट, कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। चार्ट पे कहीं पे भी आपने दिखे है ना, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसी ऐसी पिक्चर बनती जा रही है तो आप ये माने कि कंटिन्यू रहेगी। जहां पे जिस पोर्शन पे कोई अच्छा डिमांड जोन इनसे हिट कर गया, जैसे कि आप कह रहे थे कि सब के सब चल रहे थे, अब यहाँ पे कोई डिमांड जोन है इस वाले एरिया पे, तो चला ये भी चला ये भी चला, बट डिमांड जोन दूर रह गया, तो यहां से यहां तक की तो रैली एंजॉय की ना। बट यही डिमांड जोन अगर यहां ना होके जस्ट यही होता और क्वालिटी का और होता, तो बस यहीं से इसका रिवर्सल स्टार्ट हो सकता था, इसी पॉइंट से। और यहां होता क्वालिटी का तो यहां से रिवर्सल हो सकता था। सिमिलरली जो ये प्राइस अप जा रही है तब तक जा रही है जब तक इसके बैक साइड में, इधर की साइड में सब कुछ गार्बेज है। अगर ये सब टेस्टेड है, गार्बेज है, तो ही ये ऐसा कर सकती है। लेकिन जिस जिस पॉइंट के ऊपर में इसको क्वालिटी के अगर सप्लाई जोन मिलते जाएंगे ना, तो वो प्राइस को एक बार के लिए डाउन लाएंगे। अगर वीकली है तो इतना सा डाउन ला सकता है, हो सकता है यहां से रिकवरी आए एक बार के लिए, लेकिन हैमर को तो फेल कर ही दिया। यहाँ पे हो सकता है जाके कोई स्ट्रॉन्ग मंथली का ओरिजिन का सप्लाई जोन हो इस वाले पॉइंट पे, जैसे ही प्राइस इसको हिट करेगी हो सकता है कि पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो जाए, ऐसा हो सकता है। मैं सही बताऊं, मैंने चार्ट के ऊपर में इनको कभी ध्यान ही नहीं दिया।
हाँ, ऐसे अपने आप ही दिख जाता है कि अच्छा ये हैमर टाइप से, क्योंकि हैमर इन्वर्टेड हैमर क्या क्या अपने आप ही चार्ट पे दिख जाता है अलग से, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार को मैंने कभी रीड ही नहीं किया, क्लास के टाइम पे मैं देखता हूँ कि हाँ ये चीज आज मुझे समझानी है क्लास के टाइम पे ही, क्योंकि कभी काम में नहीं आया ना, ये कभी काम में नहीं आए। और आप लोग ये सोचे कि सर आप इसको वन ट्रेड स्कोर तो दे रहे हैं कि आफ्टर ट्रेड तो उसके अंदर में आप लोग वन नंबर दे रहे हैं, तो आफ्टर ट्रेड तो कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे ना। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं ट्रेड ही ऐसी लेता हूँ जिसमें पहले से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, और फिर मैं इस बिहाफ के ऊपर में उसको इतना ज्यादा भी करता भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो चुके होते हैं ना लिमिटेड ट्रेड के अंदर में। बट हाँ, इनिशियली आपने मैंने बताया ना इसको वन ट्रेड स्कोर दे सकते हैं, लेकिन आपको बाद में मिल रही है कंफर्मेशन, पहले नहीं बाद में। अब लास्ट में एक जो वर्ड बच गया ना, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या होता है, उसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। ए हैमर, हैमर कैसा है, ये वाली पिक्चर, एट द एंड ऑफ ए डाउन ट्रेंड, मतलब ये डाउन ट्रेड प्राइस के अंदर में कंटिन्यू है, इस टाइप से ये डाउन ट्रेड कंटिन्यू है, और इस डाउन ट्रेंड के बाद में अचानक से कोई हैमर बनता है, ग्रीन या रेड कैसा भी हो, कुछ इस टाइप से। तो कन्वेंशनल लोग ये मानते हैं कि अब ये एक डाउन ट्रेंड का एंड है, तो डेफिनेशन ऐसी होगी, ए हैमर एट द एंड ऑफ ए डाउन ट्रेंड इज कॉल्ड एज शूटिंग स्टार। वापस से सुन लीजिए, ए हैमर एट द एंड ऑफ ए डाउन ट्रेंड इज कॉल्ड एज शूटिंग स्टार। कि अगर प्राइस जो कंटिन्यूसली डाउन जा रही थी, डाउन जा रही थी, अगेन गैप डाउन ओपन होना, गैप डाउन ओपन होने के बाद में वापस से नया लो लगाना, और नया लो लगाने के बाद में अचानक से इतना बाइंग प्रेशर आना कि डे हाई के ऊपर में क्लोज हो जाना, तो वो लोग ये कहते हैं कि हो सकता है कि अब ये इस डाउन ट्रेंड का एंड हो गया, इन रेड कैंडल पे प्राइस जो डाउन आ रही थी ना, अब ये एंड हो गया, प्राइस अब अप जानी चाहिए। बट कोई गारंटी नहीं है ना, टेम्पररी बाइंग आ गई हो किसी भी वजह से उस स्टॉक के अंदर में, इतनी सी तो आ सकती है ना, हो सकता है अगले दिन दोबारा से ये फेल हो जाए, प्राइस डाउन जाती रहे। एक शूटिंग स्टार की एक डेफिनेशन क्या हो सकती है, जैसे ये तो बता दिए, हैमर एट द एंड ऑफ ए डाउन ट्रेंड। सिमिलरली अगर प्राइस अप जा रही है, मान लेते प्राइस अप गई, और प्राइस अप जाते जाते इसके अंदर में बन गया एक इन्वर्टेड हैमर, कुछ इस टाइप से, तो इसकी डेफिनेशन होगी, एन इन्वर्टेड हैमर एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड इज कॉल्ड एज शूटिंग स्टार। एन इन्वर्टेड हैमर एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड इज कॉल्ड एज शूटिंग स्टार। और इसके बाद में हो सकता है कि प्राइस अब सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रखे और प्राइस जो है वो डाउन आ जाए, ऐसा इनकी डेफिनेशन है। बस हमने इसके डेफिनेशन में क्या चेंज कर रहा हूं कि अगर ये किसी डिमांड जोन से हिट होने के बाद में बन रहा है तो फिर मजेदार चीज है, सिमिलरली ये किसी सप्लाई जोन से हिट होने के बाद में बना तो मजेदार चीज है, तो हम कह सकते हैं हाँ कंफर्मेशन। और हाँ, ये एक थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी पावरफुल चीज, नॉर्मली हैमर बना हम नहीं मानेंगे पावरफुल, बट किसी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को हिट होने के बाद में बन रही है, तो ये काइंड ऑफ एक छोटी सी कंफर्मेशन दे रहा है कि देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। बट आपको एक चीज को और ध्यान रखना है, जो कल भी हमने बीओबी में डिस्कस किया था, गोदरेज प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया, बहुत सारी चीजों में डिस्कस किया, कि जब भी प्राइस प्रॉक्सिमल लाइन को हिट करती है ना, जब भी प्राइस प्रॉक्सिमल लाइन को हिट करती है इतने स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद में, इतने स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के बाद में, किसी मंथली या क्वार्टरली को हिट करती है, तो बस एक बार डेड कैट बाउंस आती है, और ये हो सकता है बस एक हैमर बना दे, लेकिन उसके बाद में आपको पता है कि कुछ दिन कंसोलिडेशन भी चल जाता है, तो आप यहाँ पे ही बाई करके क्या कर लेंगे, या तो वो कोई ट्रेड होती है आपके पास में, जो कि अगर इतने डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो WIT DIT तो होगी नहीं, नॉर्मल डाउन ट्रेंड था, ज्यादा नहीं तो हो सकता पॉसिबल MIT हो, नैरो एरिया है तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई QIT भी मिल जाए आपको, बट DIT WIT तो इतने डाउन ट्रेंड के अंदर में कोई सेंस नहीं है। तो उस केस में या तो आप कंफर्मेशन का वेट करें, चलने दे इस पूरी कंसोलिडेशन को जितनी चल रही है, या फिर प्राइस इतनी ऊपर से नहीं, मतलब यहां से ही आ गई कुछ इस टाइप से, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई WIT या MIT ट्रेड थी आपकी, और उसके जस्ट बाद में ये ऐसी चीज बन गई, तो हम कह सकते हैं हाँ प्राइस अब जानी चाहिए। और वो हम इसके बिहाफ पे नहीं करें, वो हम हमारे डिमांड जोन की बिहाफ पे करें, बट हाँ ये डिमांड जोन में एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल गई, एक एडिशनल वन नंबर मिल गया। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद में ऐसी पिक्चर हो रही है ना, तो अप ट्रेंड तो होने की चांसेस बन रहे हैं, अप ट्रेंड तो होने के चांसेस बन रहे, बट उसमें भी दो चीजें हैं, कि कंसोलिडेशन में जा सकती है, सेकेंड चीज क्या कंफर्म अप ट्रेंड मिलेगा क्या,
कंफर्म अप ट्रेंड का आइडिया है टॉप डाउन अप्रोच से, कि किस सप्लाई से आ रही थी और उसके सामने कौन सा डिमांड है और क्या सारे डिमांड रेस्पेक्ट हो रहे थे। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि क्वार्टरली को हिट किया, डाउन आई, लेकिन प्राइस सारे मंथली को रेस्पेक्ट कर रही थी और वापस से मंथली के डिमांड जोन में आ गए। तो जब सारे मंथली के रेस्पेक्ट हो रहे तो कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर हावी है ना। इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि जो हम पढ़ रहे थे ना वही चीज फोकस करनी है। और आज की क्लास का कंक्लूजन ये है कि ये जो चीजें हैं सीखना बस इसलिए जरूरी है कि कल कुछ भी नई चीज आए ना उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। नई चीज का मतलब ये कि मैं आपको ये बताऊं कि हम यहाँ पे स्टडी ऐड कर रहे थे, ऐड स्टडी। ये देखिए कितने सारे इंडिकेटर हैं, नाम भी नहीं पढ़ने में आते, मतलब इनको डर और लगता है कि कुछ गलत ना निकल जाए, ऐसे से नाम दे रखे हैं। अब ये नाम क्या क्या सेंस था इस नाम का ऐसा देने का। अब इतने सारे इंडिकेटर है और इनको डेली बेसिस पे हम चेक करें कि चलो चेक करते हैं इनमें कौन सा इंडिकेटर काम का कौन सा नहीं है, और फिर उसको पूरे को हम समझे, फिर हम यही कंक्लूजन निकाले नहीं डिमांड सप्लाई बेस्ट है, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। ये तो यहाँ पे लिमिटेड है, ऐसे हजारों इंडिकेटर है, हजारों इंडिकेटर हैं ऐसे। और आपको बात बताऊं, उन हजारों को फिनिश करने का हमने ठेका ले भी लिया ना कि हजार को फिनिश करके ही मानेंगे। जिस दिन फिनिश करेंगे, हर दिन इसमें 10-20 नए आते रहते हैं, हर दिन 10-20 नए आते रहते हैं इंडिकेटर। कि लोग, क्योंकि इंडिकेटर पे भी लोग कितना ज्यादा पैसा बना रहे हैं, देखिए बाइंग सेलिंग के नाम से कि हमारा इंडिकेटर बाई सेल के सिग्नल देगा आपको। इसके भी खूब ऐड चलते हैं, खूब ऐड चलते हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसके पैसे भी दिए होंगे बाई सेल के सिग्नल के नाम पे। क्योंकि जैसे ही लोग यूट्यूब वगैरह पे एक्टिव होते हैं, फिर उसके बाद में एक इंडिकेटर निकाल देते हैं और उसको पेड कर देते हैं कि ये है इस इंडिकेटर का चार्ज, ट्रेडिंग व्यू पे पैनी स्क्रिप्ट के थ्रू। तो ऐसे इतने इंडिकेटर, और उन इंडिकेटर पे पता क्या होता है, हम कैसे ट्रैप होते हैं। हमने कोई इंडिकेटर लिया, पहली ट्रेड में रिजल्ट मिल गया तो हमें बेस्ट लगता है, और पहली ट्रेड में रिजल्ट नहीं मिला तो खराब, और फिर दूसरे इंडिकेटर पे ट्राई करते हैं, दूसरे इंडिकेटर पे ट्राई करते हैं। कुछ लोगों की सीखने की भूख ऐसी होती है, जैसे कि एक तो होता है ना कि सीखने की सर भूख है, बहुत ज्यादा सीखना, इन डेप्थ सीखना है। तो सर इन कैंडल के अंदर में इन डेप्थ बताओ, डिमांड सप्लाई में इन डेप्थ और सीखना सर, 2 पॉइंटों के थ्रू गाइड करो सर, 2 पॉइंटों के थ्रू गाइड करो। मजा आता है मुझे भी इन डेप्थ जाने के अंदर में। मैं तो हर बार कोशिश करता हूँ कि और कैंडल की गहराई में क्या कहना चाह रही है कैंडल। एक फिर आती है दूसरी कैटेगरी कि सर कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, डिमांड सप्लाई से हटके बताओ, कुछ डिमांड सप्लाई से हटके। मैं आपको एक बात बताऊं, ये इतने इंडिकेटर है ना, इनको डेली पढ़ के एक एक को इनके बारे में गूगल पे डालूं, पढ़ूं, और उसके ऊपर मैं इतना शानदार वीडियो बना के 2 पॉइंटों पे डाल सकता हूँ, इतना शानदार वीडियो कि देखो आज हम कुछ नया ऐड करते हैं, कि आज हमारे पास में ये कोई इंडिकेटर है, अल्टीमेट ऑसिलेटर, और इसको पढ़ा, इसको ऐड किया, और बस एक दो चीजें डिमांड सप्लाई से रिलेट करके बता, तो लोगों को लगेगा कि कुछ नया पढ़ा है सर ने, कुछ मजा आ गया। मतलब 2 पॉइंटो कितनी एडवांस चीज है, सर कुछ नया पढ़ा रहे हैं डेली। ऐसे हजारों इंडिकेटर के हजार वीडियोस बन जाएंगे, मतलब डेली का एक भी डालें तो 3 साल का प्रोग्राम फिक्स है। और फिर उसको चार्जेबल और कर दे तो लोगों की इसकी डिमांड और भी ज्यादा अच्छी लगती है। और ऐसी कैटेगरी के नंबर ज्यादा और रहते हैं, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ऐसे लोग ज्यादा और होते हैं। और जो होते हैं ना कि बहुत ही लिमिटेड लोग और बहुत ही बढ़िया लोग, कि सर डिमांड सप्लाई में और इन डेप्थ, और इन डेप्थ, कि इसमें सर क्या और एक्सप्लोर कर रहे हैं, और क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं वो चीज पे। तो मैं तो हमेशा, मैंने बताया ना कि स्टार्ट ईयरली टाइम फ्रेम से करता हूँ और उसी चीज पे एक्सप्लोर करता रहता हूँ, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, वीकली, डेली। टॉप डाउन अप्रोच क्या करिए, व्हेन टू बी अग्रेसिव, व्हेन टू बी कंजर्वेटिव, मतलब जो क्लासेज में पढ़ा है ना, सारे डॉट, सारे तार इन्हीं से कनेक्ट करता हूँ, मैं तो इन्हीं से कनेक्ट करता हूँ, इन्हीं से कनेक्ट करता हूँ। हमारे ऑप्शंस की क्लास में भी बहुत बार क्या होता है, एक चीज होती है कि लोग कहते हैं कि सर ऑप्शन चैन पढ़ाओ, ऑप्शन चैन पढ़ाओ। मेरा ये क्वेश्चन होता है कि आपको पता ऑप्शन चैन कैसे काम करती है, बोले नहीं सर तभी तो पढ़नी है। तो फिर मतलब आपको क्या पता वो चीज काम करेगी या नहीं करेगी, बोले सर बहुत सुना ऑप्शन चैन के बारे में, कि ऑप्शन चैन सीख लो तो पूरा पता लग जाता है मार्केट का डायरेक्शन का, ऑप्शन चैन के थ्रू, कि कहाँ कॉल राइटिंग हो रही है, कहाँ पुट राइटिंग हो रही है, पूरी ऑप्शन चैन सीख लो, कहाँ ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक का ज्यादा है, किसका नहीं है, ऐसा चीजें मतलब ये। और उस ऑप्शन चैन को हाईलाइट कर रखा है यूट्यूबर ने। और 15 मिनट में आप कोई भी यूट्यूब के वीडियो से सीख लीजिए, मुझसे सीखने की जरूरत ही नहीं है, मुझसे सीखने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब यही होता है क्वेश्चन, कि अगर आपको ऑप्शन चैन सीखनी थी तो यूट्यूब पे सर्च करो,
हाउ टू लर्न ऑप्शन चैन, या फिर ऑप्शन चैन ही सर्च कर दो, इतने वीडियोस बन जाएंगे और सीखते रहो उसको, ऑप्शन चैन को, और 15-20 मिनट में सीख भी जाओगे। और इनफैक्ट सब लोग सीख भी रखे होंगे उस चीज को, ऑप्शन चैन को, कि कैसे काम करती है। क्या वो पैसा बना रहे हैं इतने लोग जो भी सीख पा रहे हैं उसको? तो मैं उनमें भी यही कहता हूँ कि आप लोगों को वो चीजें सीखनी है जो आप लोग सुन के आए, तो मैं वो सिखा सकता हूँ, और आप लोगों को वो चीजें सीखनी है जो काम करती है, तो मैं वो सिखा सकता हूँ, कि जो काम करती है सच में। और उन लोगों को मैं यही कहता हूँ, एक ऑप्शन चैन जिसमें आप ओपन इंटरेस्ट के ऊपर में डिपेंडेंट हो। क्या आपको पता है कि किसी भी कॉल या पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है, कि इधर की साइड में पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, मार्केट डाउन जाना चाहिए, तो वो पुट का ओपन इंटरेस्ट जो रिटेलर का है या इंस्टीट्यूशन का, ये कौन बताएगा? पहली बात तो ये, क्या पता लग सकता? नहीं लग सकता, रिटेलर का या इंस्टीट्यूशन का नहीं पता लग सकता। सेकेंड चीज ये, क्या वो जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, क्या वाकई में मार्केट को डाउन लाने के लिए बढ़ा है, या फिर कहीं अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाह रहे हैं? मतलब ऐसा कि इंस्टीट्यूशन का ऐसा कोई इरादा ही नहीं हो कि मार्केट डाउन जाए, बिल्कुल कोई इरादा ही नहीं हो, लेकिन स्टिल वो लोग बस थोड़ा सा सेफ होना चाहते हैं ऐसी पैनिक सिचुएशन में, किसी भी तरह से, छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन है, और वो बस अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर आपके पास में बड़ा पोर्टफोलियो, तो आप भी चाहेंगे ना एक बार थोड़ा सा हेज कर लेते हैं पोर्टफोलियो को, बस उसकी वजह से हेज के चक्कर में वो ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है। आपका या फिर इंस्टीट्यूशन का कोई भी इरादा नहीं हो कि मार्केट डाउन जाए, लेकिन आपने हेज किया, उसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। अब उसके बिहार पे जो पोजीशन बना रहे हैं वो बेवकूफी नहीं तो और क्या है? बेवकूफी नहीं तो और क्या? कहते कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, ये बढ़ गया, कॉल का बढ़ गया, पुट का बढ़ गया। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक कॉल स्टॉक आइडिया पे रिकमेंड करूं ना, तो सारा ओपन इंटरेस्ट चेंज हो जाए। जिसे कहते हैं ना कि लोग, जैसे कि उसमें चलती है ना चीजें, कॉल अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये सब चीजें। तो ये सब की सब चीजें जो शॉर्ट वाली है ना, एक कॉल देते के साथ ही इमीडिएटली उसके अंदर में लॉन्ग बिल्डअप आने लग जाए उस ऑप्शन चेन में। जिसपे शॉर्ट अनवाइंडिंग आ रहा था, जैसे ही एक उस स्टॉक में मैं कॉल दूं, उसमें इमीडिएटली हाईलाइट होने लग जाए लॉन्ग बिल्डअप। तो एक सिंगल पोजीशन उसका ओपन इंटरेस्ट चेंज कर दे रही है, तो उसकी क्या वैल्यू है? सिंगल पोजीशन एक ओपन इंटरेस्ट चेंज कर दे रही है कि इतने लोगों ने एक साथ में बाई किया और वो चेंज हो गया। जबकि मैंने, चाहे मान लीजिए उसमें कोई भी आरएनडी नहीं की हो, लेकिन बस मेरी बात को मान के बहुत सारे लोगों ने बाई कर लिया हो, तो फिर क्या वैल्यू रही उस चीज की? कहने का मतलब ये, मैं जो वर्ड काम में ले रहा हूँ ना, अभी जो चीजें बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग इनको जानते भी नहीं हो, सुना भी नहीं हो, बट कुछ लोग जो ऑप्शन ट्रेडर है, मैं भी सुना हो, वो रिलेट करने की कोशिश करें कि सीखना बेसिकली क्या है। क्या वो चीज जो मतलब हर जगह पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, तो फिर मतलब 1% लॉजिक ही क्या है कोर्स ज्वाइन करने का? मतलब इतने जो वीडियोज हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, उनसे सीख सकते हैं ना हम। या फिर वो चीजें जो कि मतलब सच में नहीं बताई गई, और सच में ये पूरा मार्केट, पूरी ये सब चीजें कैसे काम करती हैं, वो चीज और उसकी गहराई को सीखना, ताकि हमसे कोई एडवांस हो ही ना सके। एक बार उस चीज को, उस प्राइस एक्शन को ढंग से समझ गए, उस चीज को ही बहुत इन डेप्थ सीख गए, तो फिर हमसे कोई एडवांस हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने बताया ना, हमेशा ये दो कैटेगरी होती है, बट मैं तो अपने दिमाग से चलता हूँ ना। मैं चाहे मुझे अगर 60% लोग भी ऐसे कहें कि सर कुछ और बताइए, कुछ और बताइए, और मैं उनके सिर्फ चक्कर के अंदर में ये डेली के डेली एक नए इंडिकेटर उन लोगों को सिखाने लग जाऊं, तो मुझे ये भी पता है ना कि जो सीरियस ट्रेडर हैं, उन सीरियस ट्रेडर के साथ में कितना बड़ा धोखा होगा, कि अननेसेसरी उनको मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ एक फालतू की चीज के अंदर में, इस चक्कर में कि बस नया कंटेंट दो, नया कंटेंट दो, डेली के डेली नया कंटेंट दो। उससे ज्यादा कहीं अच्छा नहीं होगा कि मैं इन्हीं स्टॉक्स के प्राइस सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करूं, कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है, स्टॉक क्या कहना चाह रहा है, आने वाले टाइम पे मार्केट क्या लग रहा है, स्टॉक क्या लग रहा है, ताकि कैसी भी पैनिक सिचुएशन हम डरे ना। ये इंडिकेटर थोड़ी ना आपको पैनिक सिचुएशन से बचाएगा। कल जो हम डिस्कस कर रहे थे वो बचाएगा पैनिक सिचुएशन पे, वो आपको कॉन्फिडेंस देगी मार्केट के 40% करेक्शन पे भी हमें क्या करना है, कि आपको पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे ऐड करना है या फिर सही रेंज पे आने पे ऐड करना है। कॉन्फिडेंस वो देगी, कोई इंडिकेटर थोड़ी ना देगा आपको। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। यही था, हमने क्लास जल्दी फिनिश कर दी है, 9 o'clock से भी पहले। किसी को कोई पूछना है तो आप पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर हम शुभ रात्रि कर सकते हैं।
ये देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर, आरएसआई वर्क करता है क्या? वो भी पढ़ेंगे, आरएसआई भी बताऊंगा। मतलब कुछ एक चीजें तो मुझे पता है ना, बतानी जरूरी है, नहीं तो लोगों को सही और गलत का पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी चीज काम की है और कौन सी चीज काम की नहीं है। कुछ एक चीजें तो मैं बताऊंगा, कन्वेंशनल पैटर्न भी बताऊंगा कि कन्वेंशनल वर्सेस डिमांड सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्सेस डिमांड सप्लाई, हेड एंड शोल्डर कैसे बन रहे हैं, फ्लैग कैसे बन रहे हैं, स्टोकास्टिक आरएसआई ये भी बताऊंगा, आरएसआई को आज तक आप लोग कैसे काम में ले रहे थे और हम कैसे काम में लेंगे वो भी बताऊंगा। कुछ एक चीजें जो कन्वेंशनल बतानी जरूरी है वो जरूरी है, वो बताएंगे आपको, ताकि आप एक कंपैरिजन कर सकें। गैप कल पढ़ेंगे नारायण, गैप की पूरी थ्योरी कल पढ़ेंगे कि गैप क्या होता है। यस मुरली मोहन, आरएसआई को हम पॉसिबल वे में यूज करेंगे, आरएसआई मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। यस डेफिनेटली, जो भी आपका नाम है मुझे यहाँ पे प्रोस्पेरिटी दिख रहा है। अगर आप इन्हीं चीजों को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इक्विटी केस का, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ऑप्शन का जितना लेट कर सके उतना ज्यादा लेट करें। मेरी देखिए मैं वापस से बता दे रहा हूँ, मेरी कोई भी ऑप्शन की बात बोलने का 1% भी मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ऑप्शन के कोर्स के लिए कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि उत्साहित कर रहा हूँ। ऐसा 1% भी नहीं, मेरी तरफ से आप चाहे वो कभी भी मत करें, मुझे 1% भी दिक्कत नहीं उस चीज में। मैं तो चाह रहा हूँ कि इस कैश कैश से आप बहुत पैसा बना सकते हैं। जब इस कैश में बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाए ना, आपको लगे कि इसमें सर्वाइव करने लग गए, इससे पैसा बनने लग गया, तब आता ऑप्शन का रोल। तो तब कीजिएगा ऑप्शन का कोर्स कभी करना तो, ताकि आपको सीखने में मजा आए, मुझे सिखाने में मजा आए। और उससे पहले ये सोचें कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो नहीं। बट मुझे पता है क्या, अभी हम जैसे ऑप्शन का बैच अनाउंस करेंगे ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मिनिमम 3 मंथ्स का गैप दीजिए, मिनिमम 3-6 मंथ, और हो सके तो उससे भी ज्यादा। बट मुझे पता है कि फिर भी आप में से कितने जने इनरोल होंगे उसके अंदर में, क्योंकि लोगों को ये है ना कि नहीं कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, वो सीख लूं एक बार जल्दी से, बाद में डिसाइड कर लेंगे ना कि चलो सीख लिया अब ऑप्शन पे काम नहीं करेंगे, सीख तो लूं कम से कम। तो ये भी एक अलग लेवल की वो होती है बेसिकली, मानसिकता। ओके भूषण का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट मी रीड सर जी वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइस बड़े डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही है, ठीक है, आर कंफर्मेशन एंट्री भी मिल गई, चलो बहुत अच्छा हुआ, और फिर से वीकली का डिमांड जोन चल रहा है, ठीक है, बट दिल्ली के कहाँ कहाँ ब्लीच हो रहे हैं और किसने एंट्री नहीं मिल रही है, वीकली से चल रही है, तो क्या हम सिर्फ वीकली को ही कंसिडर करें और डेली को इग्नोर करें? लास्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या पूछा आपने बेसिकली, एक बार वापस से पढ़ता हूँ। प्राइस वीकली के डिमांड जोन से चल रही है, बट दिल्ली के कहाँ कहाँ ब्लीच हो रहे हैं, ये सप्लाई की बात है या डिमांड की? दिल्ली वाले अगर दिल्ली के सप्लाई जोन की अगर बात कर रहे हैं, तो दिल्ली के सप्लाई ब्रीच होना चलो अच्छी बात है। और अगर आप बात कर रहे हैं दिल्ली के डिमांड जोन की, कि दिल्ली के डिमांड जोन ब्रीच हो रहे हैं, तो मे बी कि वीकली या दिल्ली का कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई उनके सामने हो, उस वजह से हो, और उनके सामने जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो दिल्ली के नॉर्मल हो, तो ऐसी केस में आप वीकली पे फोकस कर सकते हैं। ओके ये देखा, जैसे जैसे आगे मैं बढ़ रहा हूँ ना, अगला क्वेश्चन यही है, ऑप्शन क्लास कब से है? आई थिंक 22 से है, लेट्स सी। सर आपकी स्माइल अनबिटेबल, थैंक यू सो मच प्रफुल। यस राहुल, पैटर्न भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी। ये देखो मनीष कितने बढ़िया हैं, शुभ रात्रि करते हैं सर, आप भी रेस्ट कर लो, थैंक यू सो मच मनीष। ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करते हैं जब कन्वेंशनल पढ़ेंगे ना, तो वो भी मैं ड्रॉप करके बता दूंगा आपको कादर, ओके। डोंट वरी ऋतिक, 20 क्लासेस के बाद में जब भी पैनिक हो, रिस्क मैनेजमेंट देख लो, कल की क्लास देख लो, और अगर फिर भी पैनिक हो रहे तो मैं तो हूँ 2.0 पे गाइड करने के लिए। यस दीपक, मैं सजेस्ट कर दूंगा, डोंट वरी, पोर्टफोलियो के लिए कुछ एक स्टॉक मैं सजेस्ट कर दूंगा। यस अविनाश, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लीव।
नहीं सागर कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देते हैं ना आप आज वाली क्लास को, कि मैं नहीं देखूंगा तो कोई दिक्कत, जैसे मैंने बोला ना कि मैं नहीं देखता। बट समझिए ना, देखिए इतने लोग हैं, 1100 लोग, 1100, तो सबका माइंड सेट सेम नहीं हो सकता ना। उनमें से बहुत सारे लोग उनको देखेंगे भी, और जैसे आज डिस्कस ही नहीं करते ना, तो इन चीजों को कहीं ना कहीं से सीखते और फिर वो एक गलत डायरेक्शन में लर्निंग हो सकती थी। यस दीपक, चाहे इंडिकेटर हो पैटर्न हो, इनको इग्नोर कर सकते हैं। जो आप प्राइस सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, सच मानिए ये अनबीटेबल है, इसी पे बस फोकस कीजिए, इसके अलावा किसी भी एक चीज पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट, बस इतना ही कहना। थैंक यू सो मच मेहुल। सर जीटीएफ ने जो इंडिकेटर बनाया है वो बताएंगे। अभिषेक, जीटीएफ ने जो इंडिकेटर बनाया है वो किसी भी टाइप से आपको बाई सेल के सिग्नल नहीं देता है, ना किसी भी टाइप से वो पेड है, कभी भी उसको पेड नहीं रखा गया कि पैसे बनाने की पर्पज से। जीटीएफ जो इंडिकेटर है बस वो आपको रेडीमेड डिमांड एंड सप्लाई प्लॉट करके दे रहा है। उसको ज्यादा से ज्यादा एडवांस बनाने की कोशिश करी कि वो हर एक डिमांड जोन को जो अच्छे हैं उनको प्लॉट करके आपको दे, बट स्टिल देखिए हमारी आंखें क्लोजिंग कॉन्सेप्ट और सब चीजें देख सकती है, इंडिकेटर कैसे देखेगा क्लोजिंग कॉन्सेप्ट? हमारी आंखें ये देख सकती हैं कि प्राइस हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ रही है, इंडिकेटर ने वो मार्क तो कर दिया, लेकिन एक बार आपको जूम आउट करके देखना तो पड़ेगा ना कि कौन सा सप्लाई जोन है, कहां से डाउन आ रही है, क्योंकि इंडिकेटर तो उसी के जस्ट नीचे वाला डेली का डिमांड भी मार्क कर रहा है और ऊपर वाला सप्लाई भी मार्क कर रहा है। इंडिकेटर में आपने गलती से भी ये सेटिंग हटा दी कि टेस्टेड जोन को मार्क नहीं करना, तो हो सकता है इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली ऊपर वाला क्वार्टरली का जोन अब टेस्टेड हो चुका है, वो उसको मार्क ना करे और आपसे गलती हो जाए। पॉसिबल है ना? तो इंडिकेटर काम का ही उसी बंदे के है जिसकी टॉप डाउन अप्रोच, मतलब जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो चुका ना इधर की तरफ मार्केट में, उसी के काम का। मतलब थ्योरी सबको आती है, फिर कोई ये कहे कि मेरे पास में थोड़ा सा कम टाइम है, मैं वर्किंग हूँ, कुछ भी हूँ, तो फिर उस केस में बस उस इंडिकेटर से एक रेडीमेड डिमांड जोन सप्लाई जोन एक बार दिख जाते हैं चार्ट पे, मोबाइल पे हेल्प मिल जाती है उन सब चीजों से। तो इंडिकेटर बेसिकली, मैं ये नहीं कहूंगा काम का नहीं, बहुत ज्यादा काम का, बहुत ज्यादा काम का, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको काम में कैसे ले रहे हैं। आप नॉर्मल सीधा बाइंग सेलिंग के लिए ले रहे हैं या फिर आपने जो कुछ सीखा उसके अकॉर्डिंगली ले रहे हैं, वो उस चीज पे डिपेंड करेगा। यस नीलेश, 10th 11th और 15 जो आप बता रहे हैं उनको बार बार देखें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारी क्लासेस बार बार में देखें, 10th से लेके 15 तक तो देखें देखें बार बार में, और बाकी भी हर क्लास रिस्क मैनेजमेंट बार बार में देखें, भले आपको पूरी आ गई हो, लेकिन वो साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखने में हमेशा हेल्प करेगी आपकी। यस नयन, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लीव। ओके, इसके कोई एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, हैमर, इन्वर्टेड हैमर की? लेट मी चेक। ये देखिए ये इन्वर्टेड हैमर है, ये वाला इन्वर्टेड हैमर है। कल परसों हम देख रहे थे ना किसी स्टॉक को जिसमें मैंने बोला था क्लास में कि ये काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड हैमर है, फेडरल बैंक था या टीवीएस मोटर था। ये भी एक इन्वर्टेड हैमर है, देखिए नहीं चल रहा, ये रैली के अंदर में ही है इन्वर्टेड हैमर, लेकिन नहीं चल रहा। हो सकता है प्राइस किसी सप्लाई को हिट ही नहीं करी हो, उस वजह से नहीं चल रहा हो। यस ये देखिए ये रहा एक इन्वर्टेड हैमर, प्रॉपरली रेड इन्वर्टेड हैमर, जो कि क्लोज भी नहीं हुआ, जो कि एक इंडिकेशन है। उसके बाद में और देखना है तो ये रहा इन्वर्टेड हैमर, जो कि इसे डाउनफॉल में है, प्राइस को रोकने के लिए कुछ खास था नहीं, कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो इन पिक्चर को जो देखेगा वो यही कहेगा इन्वर्टेड हैमर चल रहे हैं। अभी जो देखिए उसको देख के ऐसा लग रहा था कि नहीं चल रहा। कोई इसको देखेगा कहेगा कि देखिए हैमर भी काम कर रहा है, लेकिन ये मंथली के डिमांड जोन में आने के बाद में बना, तो कह सकते हैं कि एक शूटिंग स्टार, एंड ऑफ ए डाउन ट्रेंड। ये भी काइंड ऑफ एक हैमर है, 19-20 चलता है, ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपरली ऊपर हैमर के ऊपर में विक चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे लकड़ी का थोड़ा देखा होगा ना, तो उसके अंदर में ऊपर की साइड में भी विक होती है ना, तो 19-20 चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम्पल काफी सारे मिल जाएंगे आपको।
ये इन्वर्टेड हैमर है, थोड़ी सी प्राइस डाउन आई, डिमांड जोन से सपोर्ट लिया, अगेन अप चली गई। कोई हो सकता है टाइम से पैसे बना के निकल गए तो निकल गया, और जो लंबे टारगेट का वेट कर रहा था बिना डिमांड सप्लाई जोन के, वो हो सकता है कि बुक ही ना कर पाया। ये रहा हैमर, डिमांड जोन से हिट होने के बाद में बना, काइंड ऑफ एक कंफर्मेशन एंट्री के बाद में बना, चल रही है प्राइस। ये रहा हैमर, यहाँ पे एक डिमांड जोन के बाद में बना है, जो अभी हमने देखा, चल रही है प्राइस। तो इन शॉर्ट जो डिमांड सप्लाई के साथ में बन रहे हैं वो चल रही है। मैं इनको कभी देखता भी नहीं कि कहाँ क्या बन रहा है, ये तो अभी बस डिस्कस करना है, इस वजह से मैं लाइव ही देख के बताता जा रहा हूँ आप लोगों को। ये रहा हैमर, चल रही है प्राइस, मे बी किसी लास्ट कोई अच्छे डिमांड जोन से रिएक्ट होके जा रही हो। एनीवेज लिव दिस। ओके चलिए आगे लखन क्या कह रहे हैं उनको देखते हैं। प्लीज अनलॉक ट्रेडिंग इन द जोन 2.0 वीडियो। जैसे क्लासेस खत्म होंगी लखन इमीडिएटली अनलॉक हो जाएंगे वो, डोंट वरी। क्लासेस खत्म होते के साथ ही पहले अनलॉक किया तो एग्जिस्टिंग क्लासेस से दिमाग हट जाएगा और उन्हीं को देखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनमें कोई बात आएगी जिसे मान के चलिए कि ये देखिए अभी उसके अंदर में आज भी अनलॉक कर दें और पहले वीडियो को आप देखने लगे और उस पहले वीडियो में यही बात आई कि प्राइस देखिए गैप के अंदर में आई है और गैप से रिएक्ट हो रही है, तो एक एडिशनल नंबर देंगे। लेकिन आपने गैप पढ़ा ही नहीं, तो आपको कैसे पता लगेगा वो एडिशनल नंबर किस काम का है? तो उसके लिए गैप वाली चीज भी जरूरी है ना, क्लियर होना। जैसे कि वो 5 दिन पहले अनलॉक कर देते और उस वीडियो में मैं ये कहता बार बार में, जिसमें क्योंकि मैं हर वीडियो में सेक्टर और टॉप डाउन अप्रोच का तो वर्ड यूज करता ही करता हूँ, और उसमें मैं ये कहूँ कि देखिए सेक्टर का सपोर्ट है, तो उस केस के अंदर में आपको लगेगा ना कि ये क्या चीज है सेक्टर, ये तो बड़ी नहीं है। तो एक बार 20 क्लासेस हो जाने दीजिए, उसके बाद में देखेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएंगे वो। अनुराग बोल रहे हैं सर, हर एक लेक्चर के बाद में ये लगता है कि हम सही इंस्टीट्यूट में ट्रेडिंग सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच अनुराग। ये पंकज, ये तो बिल्कुल पूरे 1 करोड़ रुपए की बात बोली आपने। सर जिनका नाम ही हरामी है वो कितना चलेंगे, अपन तो डिमांड सप्लाई ही बेस्ट है, हमारे लिए तो डिमांड सप्लाई मस्त है। बिल्कुल सही बात है आपकी। ओके भाविक क्या कह रहे हैं सर, 22 को मेरी लड़की और मेरी वाइफ का बर्थडे है। थैंक यू सो मच भाविक फॉर योर इनविटेशन एंड एडवांस के अंदर में हैप्पी बर्थडे। वैसे मैं आपको बता दूं आज मेरी भी वाइफ का बर्थडे है। ओके थैंक यू सो मच। शायद मेरी वाइफ क्लास देख रही होगी तो मेरी वाइफ भी खुश हो जाएगी, इतनी सारी विशेष मिली हैं। अरे सर फिर आप जाओ। श्योर, मैं सबकी तरफ से विश कर दूंगा। 100 kg टू 75 kg की जर्नी में कौन सा पैटर्न यूज किया? उसने गौरव 6-7 महीने मैंने चपाती नहीं खाई बिल्कुल भी, और सिर्फ जिम, और कुछ भी नहीं। मैं न्यूट्रिशन वगैरह इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानता कुछ भी। जो नेचुरल जो चीज हो सकती है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। महेश कह रहे हैं सर एक मोटिवेशनल बात बताओ। महेश अभी कोई इंस्टेंटली नहीं आ रही है, जैसे आएगी तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा आने वाली क्लासेस में। जो ये कौन है लिखा है, राम राम सर, आपको भी बहुत बहुत राम राम। ओके गाइज, आप सबकी विशेष में डेफिनेटली पास कर दूंगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली विशेष। विल सी यू टुमारो, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।